तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। सी सेट यानी कि जो आपका सब्जेक्ट 1 है, जिसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये सब पूछा जाएगा। उसका मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर के आ गए हैं। इससे पहले सब्जेक्ट 1 के 3 मॉडल पेपर ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारे वही प्रश्न हैं जो ईएसबी एप्टेक ने रिसेंट एग्जाम्स में पूछे हैं, और जो आपकी 27 सितंबर से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, 27 सितंबर को जो होगा उस वाले एग्जाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो टेस्ट नंबर 4 चलिए लगाते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और अब आपके पास में बिल्कुल टाइम है मेरे भाई। जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल जीरो पर जो पड़े हुए हैं मेरे भाई, अब उठने का समय आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए तो भाई 1 महीने का टाइम आपको मिल गया है। इस 1 महीने में पूरा दम लगा करके तैयारी कर दो, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि ये वही टाइम है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है वो यहां पर तैयारी छोड़ देंगे। वही कछुआ और वो खरगोश वाली कहानी आ जाएगी कि खरगोश को तो पता है कि हम रेस जीत जाएंगे, हमारी तैयारी पूरी है। खरगोश सो जाएगा और जो कछुआ होगा वो धीरे 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 चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 27 तारीख को जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस में निकलेंगे, सर हमारा तो हो जाएगा। ठीक है, और जो जो खरगोश लोग हैं जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं इस चक्कर में कि एग्जाम आगे बढ़ गया, अब कुछ नहीं करना, अब तो अपना हो ही जाएगा, ठीक है ना, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हार जाएंगे। तो आपको खरगोश नहीं बनना है, इस टाइम आपको कछुआ बन करके धीरे 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 अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, हालांकि इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि एग्जाम पोस्टपोन होता है तो फिर मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तैयारी में नहीं लगता है, लेकिन यही वो समय है जब आपको और मतलब तेजी से तैयारी में लग जाना है। ठीक है ना, चलो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि कैसे आपको आगे तैयारी करना है जब टाइम मिल गया। तो ठीक है, फिलहाल अपन बात करते हैं सी सेट के 100 प्रश्न हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे सामान्य हिंदी से। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे प्रश्न मिलते चले जाएंगे, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, जीके, इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और सारे प्रश्न वही हैं जो ईएसबी एप्टेक ने रीसेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी एक बोली पश्चिमी उपभाषा से संबंध नहीं रखती? नहीं शब्द पर जरूर गौर किया कीजिए, कभी कभी यही गलती हो जाती, नहीं नहीं देख पाते फिर नहीं ही हो जाता है। ठीक है ना, बताइए कौन सी ऐसी है जो यहाँ पर पश्चिमी उपभाषा से संबंधित नहीं है? बुंदेली, बघेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौन सी है भैया? प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो बघेली है ये पश्चिमी उपभाषा से संबंधित नहीं है। तो ये कौन सी उपभाषा की है, आइए देख लेते हैं। देखिए देखिए, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ध्यान रखना है। ये जो बघेली है ना, ये पूर्वी हिंदी की है, ना कि पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, जबकि पश्चिम बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा का संबंध पश्चिमी हिंदी से। ठीक है ना, तो बुंदेली है, कन्नौजी और ब्रजभाषा है। ठीक है, ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से संबंधित है, और बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो इसमें कौन सी अलग हो जाएगी? इसमें बघेली ही अलग हो जाएगी। ठीक है, 1 नंबर अपने आपको देते चलिएगा, लास्ट में बताइएगा हिंदी में कितने नंबर आए, फिर बताइएगा ओवरऑल आपके कितने नंबर आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। देखिए अभी कल ही हमने जो है राजभाषा आयोग से एक पूरा 100 प्रश्न राजभाषा आयोग के करवाए थे, क्योंकि यहाँ से ईएसबी एप्टेक बहुत प्रश्न पूछता है। उसी से प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अब हिंदी में इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो 344, 350, 343, 351 कौन से अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी उन्होंने इस प्रश्न को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए तो देखो, विस्तृत समाधान में भारतीय संविधान के भाग 17 कौन से भाग में दिया गया हिंदी के बारे में? भाग 17 में अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह भारत की सामाजिक संस्कृति और अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भाग 17 आर्टिकल 351 में इसके बारे में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जाम डेट आपकी बढ़ गई है, और जो लोग बिल्कुल जीरो पर हैं उनके पास में मौका मिल गया है जीरो से हीरो लेवल यानी कि सिलेक्शन लेवल तक पहुंचने का। इसमें आपकी मदद करेगा आपका अपना सक्सेस जंक्शन का मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी सुपर सिलेक्शन नोट्स। ठीक है, देखो अभी भी आप अगर किसी वीडियो कोर्स के थ्रू जाएंगे तो अभी भी आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इस नोट्स के आधार पर तैयारी करते हैं तो आप यहां से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बढ़िया से सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, और दोनों
दोनों सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल रहे हैं मात्र 199 रुपए में। कैसे, वो भी आपको बताएंगे। पहले बता दें क्या क्या मिलेगा। तो इस नोट्स में आपको जो आपका सब्जेक्ट 1 है यानी सी सेट, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके साइंस कंप्यूटर, इन सब के कंप्लीट, पहली बात तो कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर इन सब के कंप्लीट एमसीक्यू पीवाईक्यू मिल जाएंगे। फिर जो हम पेपर सेट करा रहे हैं सी सेट के, ये सारे के सारे पेपर सेट भी आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया से थ्योरी से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और पीवाईक्यू एमसीक्यू से प्रैक्टिस कीजिए और यहां से पेपर सेट लगा करके अपने आप को मूल्यांकित कीजिए कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 2, जो आपका सब्जेक्ट 2 है जिसमें आपका एग्रीकल्चर पूरा 100 नंबर का आएगा, 10 की 10 यूनिट हमने यहां पर कंप्लीट कर दी हैं। 10 की 10 यूनिट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स डले हुए हैं, कंप्लीट पीवाईक्यू डले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्रीकल्चर के पूछे गए हैं ईएसबी एप्टेक के द्वारा। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर के भी प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं पेपर सेट, वो सारे के सारे पेपर सेट आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। तो एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारी जॉब लग जाए, हमारे नाम के आगे कृषि विस्तार अधिकारी जुड़ जाए, तो आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं और तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। सर प्राप्त कैसे करेंगे ये भी बता दीजिए। तो कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये नोट्स मिलेंगे। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर 199 का पेमेंट करना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, हम आपका मैसेज सीन करेंगे। मैसेज सीन करते ही आपके पास में 2 लिंक सेंड कर दी जाएंगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की। एक टेलीग्राम ग्रुप में आपका पूरा सी सेट, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीके कंप्यूटर साइंस ये सब होगा, ठीक है, इन सब के नोट्स रहेंगे। दूसरे में आपका पूरा एग्रीकल्चर का नोट्स रहेगा, पूरा थ्योरी पीवाईक्यू वगैरह रहेंगे। दोनों ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और बढ़िया से सारी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो प्रिंट भी आप उसका निकलवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और कदम बढ़ा सकते हैं। इस बार कृषि विस्तार अधिकारी अपने नाम के आगे लगाना है तो ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई। भाई अब इतना पैसा खर्च कर लिया है, एग्जाम देने तो जाओगे ही तो भी पैसा खर्च होगा। अगर बिना तैयारी के जाते हो तो कोई मतलब नहीं है भाई एग्जाम देने का, ठीक है। तो कंपटीशन भले ही 36,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन लोग यहाँ पर तैयारी में लगे हुए हैं। ये वैकेंसी 2377 दोबारा नहीं आने वाली है मेरे भाई, ठीक है। तो इसी बार आप जो है सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, डैश की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। बताइए इनमें से किसकी जो अंतिम ध्वनि होती है वो हलंत युक्त होती है, यानी उसमें नीचे हलंत लगा रहता है। भाई मेरे भाई बताइए, स्वर की, ध्वनि की, अनुतान की या व्यंजन की, किसके अंत में जो है हलंत लगा रहेगा। आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो व्यंजन होता है व्यंजन के अंत में आपको अंतिम ध्वनि में हलंत लगा हुआ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आइए यहां पर देख लेते हैं। तो व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण बिना स्वर की सहायता के तो हो ही नहीं सकता, है ना। कोई भी व्यंजन बोल के देखिए, का बोलिए, का में आपको आ की ध्वनि निकलेगी, ठीक है ना। डा बोलिए, डा में आपको आ की ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो बिना आप स्वर की सहायता के व्यंजन तो बोल ही नहीं सकते हैं। जब कोई व्यंजन बिना स्वर के लिखा जाता है, यानी शुद्ध व्यंजन लिखा जाए बिना स्वर के, तो उसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त मानी जाती है। जैसे अगर केवल आपको का लिखना है, का केवल का लिखना है तो आपको हलंत लगाना पड़ेगा। अगर इस हलंत को नहीं लगाओगे तो इसमें आ अपने आप आकर के चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जा सकता। तो शुद्ध का लिखोगे ना अगर आप, तो शुद्ध का में आपको हलंत ही लगाना पड़ेगा। तो व्यंजन जो शुद्ध व्यंजन होते हैं उसमें आपको अंतिम ध्वनि हलंत के रूप में मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। कह रहे भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में किस विश्वविद्यालय में उठाया गया था। किस विश्वविद्यालय में यह बोला गया था कि भाई भाषा का मानकीकरण अपन को करना है। ये प्रश्न भी कल ही हमने कराया है, ठीक है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, अलीगढ़। कहां पर उठाया गया था ये सवाल? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यह सवाल उठाया गया था। देखिए हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण, मानकीकरण का अर्थ होता है कि एक भाई डिक्शनरी बना दो, ठीक है। कोई कुछ उसका अर्थ बता रहा है, कोई कुछ उसका अर्थ बता रहा है। अगर मानकीकरण हो जाएगा तो पता चल जाएगा इसका यही एक अर्थ है और यही बिल्कुल सही है, और इसी को एग्जाम में पूछा जाए, है ना, अलग अलग नहीं पूछा जाए, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मानकीकरण करने का जो प्रश्न है सर्वप्रथम 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा उठाया गया था। आगे बढ़े, चलिए 5 नंबर पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, छोटे परिवार के लोगों का जीवन सुखी होता है। इस वाक्य में लोगों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय दीजिए। यानी ये जो शब्द लगा है ना लोगों का, ये लोगों का क्या है बताइए। भाववाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक। चारों चीजों की जानकारी आपको होगी तभी आप सही आंसर लगा सकते हो। बताइए क्या है ये। बाकी ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम चलते हैं आंसर की ओर। प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहली बात तो ये लोगों का जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरी बात लोगों लगा हुआ है यानी कि ये बहुवचन हो जाएगा। तीसरी बात लोगों का लगा हुआ है, अगर की लगा होता तो स्त्रीलिंग होता, का लगा हुआ है यानी कि ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही होगी। ये संबंध दर्शा रहा, भाई काकी के क्या करता है, संबंधवाचक होता है, तो काकी के संबंध दर्शा रहा तो भाई संबंध कारक हो जाएगा। तो चारों चीजें यहां पर जो वेरीफाई कर रही है वो ऑप्शन नंबर सी को वेरीफाई कर रही हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉल्यूशन यहां पर आप देख सकते हैं।
यहाँ लोगों एक जातिवाचक संज्ञा है जो बहुवचन और पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त है। का परसर्ग जुड़ने के कारण यह वाक्य में संबंध कारक की भूमिका निभा रहा है। ठीक है भाई, चलिए 6 नंबर देखिए, कह रहे हैं नीचे दिए गए विलोम शब्दों को सही जोड़ा जो है वो आपको चुन करके बताना है। बाल बच्चे, क्या यह विलोम है? परोक्ष प्रत्यक्ष, क्या यह विलोम है? देखभाल, अता पता, बताइए इनमें से कौन सा बिल्कुल सही विलोम लिखा हुआ है। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष का अर्थ होता है भाई दूर और प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, यानी प्रत्यक्ष मतलब सामने है और परोक्ष मतलब दूर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए परोक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने और अप्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो। ठीक है, तो इसका जो एकदम जो मतलब कि सटीक विलोम जो हो जाएगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों से दूर हो उसे परोक्ष कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, प्रयत्न में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अच्छा, उपसर्ग के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल देते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। कह रहे हैं प्रयत्न शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रत लगा है, प्रय लगा है, प्रा लगा है या फिर यन लगा है? कौन सा उपसर्ग लगा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रा उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। भाई शब्द होता है यत्न, इसमें प्रा लगा दिया तो ये बन गया प्रयत्न। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। सॉल्यूशन आप यहां पर देख लीजिएगा। 8 नंबर पर चलते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, छोटा कर दें, बिल्कुल बस सही बात है। देखिए ये देखिए, निम्न में से कौन सी एक बोली उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है? बताइए। पहली बात तो राजस्थानी पूछ ली है, ठीक है ना, और राजस्थान में भी कह रहे हैं कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली जाती है। चलिए देख लेते हैं, मालवी, मारवाड़ी, कन्नौजी, मेवाती, कौन सी बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में? सही आंसर ऑप्शन डी, मेवाती जो है वो उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और उत्तरी राजस्थान का कौन सा एरिया हो जाएगा भाई? मेवात क्षेत्र, जैसे कि अलवर, भरतपुर आदि में ये बोली जाती है। मालवी दक्षिणी राजस्थान में, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इन दोनों का भी आपको एरिया ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो री है ना, री, ये वाला री, वो बताइए कि किस प्रकार का वर्ण होता है ये वाला री? ओष्ठ वर्ण है, वत्स है या फिर तालव्य है, मूर्धन्य है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो री ऋषि वाला है ये मूर्धन्य है। क्या है? मूर्धन्य। तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण के सूत्र ऋतुसारा मूढ़ा के अनुसार जो ऋषि स्वर का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए यह एक मूर्धन्य वर्ण कहलाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखिए, कह रहे मंदिर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है भाई? अयनशाला, देवग्रह, ईश ग्रह, निलय, क्या हो जाएगा मंदिर का पर्यायवाची? सही आंसर ऑप्शन सी, ईश ग्रह। ईश्वर का जो ग्रह होता है उसे हम मंदिर कहते हैं मेरे भाई। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप लोग देख लेना। आगे बढ़ें, 11 नंबर पर चलते हैं। देखिए कह रहे ध्वनियों के उच्चारण में, छोटा करें जिससे कि चारों ऑप्शन आपको दिखने लगे, ये देखिए, तो ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्री, काकल, मुख्य विवर, तालु, मसूड़ा, दांत, ओष्ठ आदि का जो प्रयोग होता है व्याकरण की भाषा में हम उसको क्या कहते हैं? जहां पर इन सब का प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे, प्रयत्न कहेंगे, अल्पप्राण या घोष, क्या कहेंगे मेरे भाई? सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे हम प्रयत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न। ठीक है, जहां पर इसके द्वारा किसी भी चीज को बोला जा रहा है, यानी किसी भी चीज को बोलने का यत्न किया जा रहा है, प्रयत्न कहलाएगा। सॉल्यूशन यहां पर देखिए, व्याकरण शास्त्र में ध्वनियों के उच्चारण के लिए मुख्य विभिन्न अंगों तालु, दांत, ओष्ठ आदि द्वारा किए जाने वाले व्यापार या चेष्टा को हम प्रयत्न कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12, वर्णों की गणना कितने आधारों पर की जाती है? भाई सगड़ है, नगड़ है, तगड़ है, रगड़ है, मगड़ है, इसकी गणना हम किस आधार पर करते हैं? कितने आधार पर? 5, 2, 4, 3। सही आंसर ऑप्शन बी, 2 आधार पर हम जो है वर्णों की गणना करते हैं। ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, तो हिंदी व्याकरण में वर्णों की गणना मुख्य रूप से 2 आधार पर की जाती है। पहला हो जाएगा उच्चारण के आधार पर और दूसरा हो जाएगा लेखन या लिपि के आधार पर। ठीक है, तो 2 आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए 13 नंबर देखिए, कह रहे मानक भाषा के संबंध में सही विकास क्रम का चयन कीजिए, यानी कि किस तरह से मानक भाषा का विकास हुआ है। पहले बोली आई, फिर मानक भाषा, फिर भाषा, भाषा बोली मानक भाषा, बोली भाषा मानक भाषा, मानक भाषा बोली उपभाषा। बताइए क्या आई थी सबसे पहले? चलिए देख लीजिए, सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले बोली आई, फिर भाषा आई, फिर मानक भाषा आई। ठीक है ना भाई, भाषा आएगी, भाषा को ही तो अच्छे से मानकीकरण कर देंगे, उसके नियम कायदे कानून बना देंगे, तो वो क्या बन जाएगी? मानक भाषा बन जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना। 13 हो गए। चलिए 14 नंबर पर चलते हैं। देखिए कह रहे हैं यद्यपि बहु नासीधे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो सृजनो मातभूकलम सकलम सकृत सकृत। यह श्लोक किसके महत्व से संबंधित है? यानी कि ये एक श्लोक आपको दिया गया है, ठीक है, ये MPSI में पूछा गया था प्री एग्जाम में। कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है ना वो किसके महत्व से संबंधित है, इसमें किसका महत्व बताया जा रहा है? संधि का, व्याकरण का, अलंकार का, काल का, किसका महत्व बता रहे हैं मेरे भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण का महत्व जो है इस पूरे श्लोक में बताया जा रहा है। इस श्लोक को ध्यान रखना, आपसे आगे भी ये श्लोक पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह प्राचीन श्लोक व्याकरण के महत्व को रेखांकित करता है।
इसका अर्थ है, हे पुत्र, भले ही तुम बहुत अधिक ना पढ़ो लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, ताकि तुम शब्दों के सही अर्थ और उच्चारण में जैसे स्वजन और स्वजन में भेद करना सीख जाओ। ये इस पूरे जो आपको दोहा दिया गया है इसका ये पूरा अर्थ निकलता है, पूरे श्लोक का यह अर्थ निकलता है। व्याकरण के बारे में ये श्लोक बता रहा है। अगला देखिए, ईमानदार में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जानते हैं ना, ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लग करके अर्थ बदल दें, प्रत्यय कहते हैं। ईमानदार में क्या प्रत्यय लगा है मेरे भाई, बताइए। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ईमान अलग कर दो और दार अलग कर दो, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दार प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो दार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब मेरे भाई आप बताइए कि आपके हिंदी में 15 में से कितने नंबर सही हुए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम चलते हैं रीजनिंग की ओर। ये रहे आपके रीजनिंग के प्रश्न और ये रहा आज का पहला प्रश्न। देखो, कह रहे हैं दिल्ली को जैसे 4 5 1 8 9 लिखा जाता है, तो हेल्ड का कोड आपको पता करना कि हेल्ड को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। अच्छा, जब हम कह रहे हैं पहले आप सॉल्व कर लो, इसका मतलब है आपको वीडियो को पॉज कर देना, रोक देना है, वीडियो को सॉल्व कर लेना है, फिर अपने वीडियो को वापस से रिज्यूम करना है और आंसर को देखना है। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखो, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, DELHI, इसके नीचे इसका कोड लिख दीजिए 4 5 1 8 9। ठीक है, यानी डी को ये 4 लिख रहे हैं, ई को 5 लिख रहे हैं, एल को 1 लिख रहे हैं, एच को 8 लिख रहे हैं, आई को 9 लिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा होगा कि सर ये तो इसकी सेम टू सेम कोडिंग कर दी जा रही है, यानी ABCD वर्णमाला में जो इसका नंबर है उसी आधार पर कोडिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये बात भी तुम्हारी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये जो एल है ना, इस एल का कोड मेरे भाई 12 होता है, यहाँ पर 1 किया गया है, यानी कि जरूरी नहीं है कि उनने ABCD की कोडिंग की हो। इन्होंने साफ साफ बताया है डी का कोड हम 4 मानेंगे, ई का 5 मानेंगे, यानी ये जो 5 शब्द आपको दिए गए हैं इसी से मिला करके अगला शब्द बन रहा है, तो आपको इसी के कोड को वहां पर फॉलो अप करना है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि आप हेल्ड का कोड बता दीजिए, HELD का कोड बता दीजिए। तो जो यहां पर दिया गया वो आपको यहां पर फिल कर देना है। यहां पर एच को इन्होंने क्या माना, एच को 8 माना है, आप भी यहां पर 8 लिख दीजिए। ई को क्या माना है सर, ई को इन्होंने 5 माना है, आप भी 5 लिख दीजिए। एल को क्या माना सर, एल को 1 माना है, तो आप भी 1 लिख दीजिए। डी को 4 माना है, तो आप भी 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 85 14 8 5 1 4 आंसर होना चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सॉल्यूशन जब आप देखेंगे तो सॉल्यूशन आपको यहां पर मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो इसका कलर वापस से ब्लू कर लेते हैं, है ना, नहीं तो कलर परेशान करेगा फिर। चलो चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कैलेंडर का प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं अब कैलेंडर के, क्योंकि ये थोड़े से घुमावदार होते हैं, यानी कि आपका समय लेते हैं और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं 20 मार्च 1991 को बुधवार था। ठीक है मेरे भाई, 20 मार्च 1991 को क्या था, बुधवार था। हमने कहा कि भाई बुधवार था। ठीक है, कह रहे हैं कि 20 मार्च 1992 को बता दीजिए, यानी 20 मार्च 1992। देखने में आपको ये लगेगा कि सर अगले ही तो वर्ष में जा रहे हैं, तो बस एक जोड़ दो, काम हो जाएगा। बुध के बाद में बृहस्पतिवार आंसर लगा दो, जल्दबाजी में आप भी यही करके आएंगे, लेकिन बृहस्पतिवार इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, गुरुवार इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो मेरे भाई, देखो 1991 से 92 में बढ़ेंगे तो +1 तो हो जाएगा, ये तो हमको पता है। ठीक है, अगले वर्ष में जाते हैं 1 हो जाता है, क्योंकि सेम डेट दी है भाई, 20 मार्च दी है, 20 मार्च दी है, केवल वर्ष ही तो चेंज हो रहा है, तो वर्ष 91 से 92 हो रहा है तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई 92 एक लीप ईयर भी तो है, और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 की हो जाती है। अगर इसमें फरवरी नहीं आ रही होती, मान लीजिए इसको जनवरी तक दिया होता कि भाई 20 जनवरी 1991 को यह है, 20 जनवरी 1992 को क्या होगा, तो इसमें फरवरी आती ही नहीं, तो आपका फरवरी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मार्च तक गए हैं, यानी फरवरी को ऐड किया है, तो एक आपको जो है एक्स्ट्रा और जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फरवरी 29 की होगी। अब आपको क्या मिल रहा है, 2 अंक मिल रहे हैं, यानी कि आपको 2 दिन बढ़ाने होंगे। तो बुधवार में 2 जोड़ दीजिए, तो एक गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार के बाद में शुक्रवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। शुक्रवार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, समझ गए क्यों ऐसा किया? क्योंकि 29 की हो जाएगी भाई, लीप वर्ष है ना 1992। लीप वर्ष जानते हैं भाई, 4 से जो पूरी तरह से कट जाए उसको लीप वर्ष कहते हैं। तो ये आपको देख लेना, कहीं लीप वर्ष तो नहीं काउंट हो रहा है। अगर लीप वर्ष काउंट हो रहा है, फरवरी 29 की होगी, 1 अंक और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, ये आपके दिमाग वाले प्रश्न आ गए हैं। यहां पर आपसे बोला जाता है कि आप सही फैसला लीजिए। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं आप एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जो एक टाइड डेडलाइन का सामना कर रही है।
टीम का एक मेंबर एक शॉर्टकट बताता है, मतलब टाइट डेडलाइन का मतलब होता है कि बहुत परेशानी से आप लोग गुजर रहे हैं, ठीक है ना। एक ऐसी टीम है जो टाइट डेडलाइन का सामना कर रही है। टीम का एक मेंबर एक शॉर्टकट बताता है जिससे समय तो बच सकता है लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो सकता है। आपको क्या करना चाहिए, यानी कि एक शॉर्टकट बता देता है वो। एक काम करते हैं अपन, जैसे मान ली तुम्हारे दूध का बिजनेस है, ठीक है, तुम दूध की पैकिंग करवा रहे हो, तुमने दूध की बढ़िया से बिल्कुल शानदार पैकिंग अभी तक करवाई है और एकदम शुद्ध दूध लोगों तक पहुंचाया है, ठीक है। अब क्या है, तुमको थोड़ा सा घाटा लग रहा है और आप उस टीम के लीड मेंबर हो, ठीक है, मतलब आप उसको लीड कर रहे हो। आपका एक साथी कहता है सर एक काम करो ना, अपन को घाटा लग रहा है, एक काम करते हैं इस पैकेट्स को खोल करके थोड़ा सा पानी मिला देते हैं और इस तरह से अपने घाटे को पूरा कर लेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्वालिटी से तो कंप्रोमाइज हो जा रहा है मेरे भाई, यानी क्वालिटी कमजोर हो रही है, लेकिन आप बच सकते हो, बताइए। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, बताइए। डेडलाइन को पूरा करने के लिए शॉर्टकट को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी शॉर्टकट जो बता रहे हैं उसको तुरंत मान लेंगे, या फिर शॉर्टकट को रिजेक्ट करें और ओरिजिनल प्लान पर अड़े रहें, क्या आप ऐसा करेंगे। प्रोजेक्ट को ठीक पूरा करने और समय और भी ज्यादा समय मांगना पड़ेगा। भाई टाइम आपको फिक्स मिला कि 20 तारीख को आपकी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, अगर 20 तारीख तक आप पैसा नहीं जमा करते हो तो फिर सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे में टीम के साथ एक शॉर्टकट के पोटेंशियल रिस्क पर डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, आप भले ही लीड मेंबर हैं, यानी कि आप भले ही इसको लीड कर रहे हैं, कैप्टन हैं, लेकिन आपको सभी साथियों से मिल करके इस पर शॉर्टकट पर पोटेंशियल रिस्क पर डिस्कस करना पड़ेगा कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसमें क्या रिस्क है और अगर कोई समस्या आती है तो उससे कैसे निपटेंगे। तो आप अगर सब लोग मिल करके कोई फैसला लेंगे तो ये बात आप पर नहीं आएगी, यानी कि आप और बाकी सब लोगों पर आएगी और बाकी सब लोग अलग अलग दिमाग अलग अलग आपको आइडिया देंगे, तो कोई ना कोई आइडिया फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अपने मन से किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई भी फैसला नहीं ले लेना है जब आप किसी टीम को लीड कर रहे हो या किसी भी पार्टी को लीड कर रहे हो। तो वहां के सभी मेंबर से आपको चर्चा करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उस हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहां पर देख लीजिएगा। चलो ये प्रश्न आ गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, है ना। दिशा और डायरेक्शन का, इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। घर बना देते हैं, बताओ भैया कौन सा घर कहाँ स्थित है। चलो पहले आप लोग पढ़ो, आप लोग सॉल्व करो, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। चले देखें, सॉल्व करें, चलिए देखिए। क्या देखो, कह रहे हैं भाई 6 घर हैं, क्या नाम है, KLMNOP, 6 घर हैं, एक कॉलोनी में है, ठीक है सर। PK के 400 मीटर पश्चिम में, यहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कि ये जो P है ना, ये P है, ये मान लीजिए P यहाँ पर बना देते हैं, ये P है। K के 400 मीटर पश्चिम में है तो K यहाँ पर होगा, ठीक है, और K के ये 400 मीटर पश्चिम में आ जाएगा। सॉरी ये तो उत्तर में हो गया, वो पूरब में हो गया, पश्चिम की बात करें ना, तो ये बनाओ K, ठीक है। और जो P है वो एक ही, ये सब एक कॉलोनी है, और P K के 400 मीटर पश्चिम में, यानी कि इस साइड हो जाएगा, इस साइड, यहाँ पर P आ जाएगा, ठीक है। कितना, 400 मीटर, ठीक है मेरे भाई। पश्चिम में है, ML के 200 मीटर पूर्व में है। अब ML तो हमको मिल ही रहा है ना, हमको M के बारे में पता ना L के बारे में पता, तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। आगे OK के 300 मीटर उत्तर में है, तो O के बारे में तो नहीं पता है लेकिन K के बारे में पता है, और कह रहा है K तो ये रहा, और जो O है ना वो K के 300 मीटर उत्तर में है। उत्तर का मतलब ऊपर की ओर है, तो चलो ऊपर पहुंचा देते हैं O को। O यहाँ पर पहुंच गया, 300 मीटर इसकी दूरी हो गई, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, कह रहे NL के 150। अब भाई L का पता नहीं है, N का पता नहीं है, तो इसको यहीं पर छोड़ दो, लेकिन ये जरूर पता है, कह रहे हैं कि ये तो O हो गया। कह रहे हैं कि जो L है ना वो K के 250 मीटर दक्षिण में है, यानी K के 250 मीटर दक्षिण में। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो रेड हो जाएगा। कह रहे हैं K के 250 मीटर दक्षिण में कौन है, L है, यानी यहाँ पर L है और 250 मीटर ये दूरी हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं तो O और N के बीच में बताइए। अब हमको N फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऊपर चलते हैं वापस N के पास में, कहाँ पर बताया गया था N के बारे में, तो देखिए ML के 200 मीटर पूरब में है, ठीक है। M जो है वो L के 200 मीटर पूरब में है, तो यहाँ पर देखिए L तो ये रहा, ठीक है। फिर से देखते हैं, ML के 200 मीटर पूरब में है, तो भाई एक आपको M बनाना पड़ेगा, ये रहा L। M जो है वो L के 200 मीटर पूरब, यानी कि M यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, पूरब में, है ना, पूरब यही तो होगा। और कितना है, 200 मीटर है, तो 200 यहाँ पर लिख लीजिए, 200 मीटर हो गया। अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, NL के 150 मीटर दक्षिण में है, तो N कहाँ पर है, दक्षिण में है, और कितना, 150 मीटर, तो यहाँ पर आप N लिख दीजिए और यहाँ पर 150 लिख दीजिए, ठीक है। बस अब अपना पूरा डायग्राम बन गया है। अब वो क्या पूछ रहा है निकाल लो, तो O और N के बीच में सीधी दूरी बता दो, तो ये रहा O और ये रहा N, पूरी दूरी माप लो, बस आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो 150 तो ये हो जाएगा, 250 ये हो जाएगा, 150 और 250 मिला करके 400 हो जाएगा, अलग लिख लिया 400, और ऊपर 300, ये 300 बचा हुआ है तो 300 और जोड़ दो, तो 400 और 300 जुड़ करके 700 मीटर हो जाएगा।
केवल दूरी पूछी गई है, दिशा पूछी गई होती तो बता देते भाई जो एन है वो ओ के दक्षिण में है, लेकिन केवल दूरी पूछी है तो 700 मीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार आप जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं डायग्राम बनाते जाइए, जिसके बारे में आपको ना पता हो उसको वहीं पर छोड़ दो, वो बाद में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बन गया पूरा डायग्राम, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पीछे कर लेना, ऐसे टैप टैप करके पीछे कर लेना और फिर से समझ लेना, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी फिर भी ना आए तो आप नीचे सॉल्यूशन भी देख सकते हो, बढ़िया से सॉल्यूशन भी दे रखा है, आराम से डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए 5 नंबर, चलो अब देखो ये आपका ब्लड रिलेशन वाला है बहुत सिंपल प्रश्न, लेकिन मेरे भाई इसमें क्या किया पता है, नाम ऐसे दे दिए हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ और एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि कोई भी ट्रिक इसमें लगा दोगे तो धराशायी तुम हो जाओगे। तो किसी भी ट्रिक को नहीं लगाना है, पहली बात कॉन्सेप्ट पर चलना है। क्यों? क्योंकि नाम इसमें इस तरह के दिए गए हैं कि तुमको कंफ्यूज करेंगे। पहले आप सॉल्व करो पढ़ करके, फिर हम बताते हैं। देखो कह रहे हैं छोटू मोटू का भाई है, ठीक है भैया, फिर छोटा मोटू का पिता है, छोटा अलग है ठीक है ना, छोटू का अलग है, ठीक है, तो छोटा मोटू का पिता है, ठीक है, और गोटू जो है वो छोटा का पिता है, ठीक है, फाटू गोटू का पिता है। अब गोटू का छोटू से क्या संबंध है ये बताओ, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना भयंकर प्रश्न दे रखा है और प्रश्न बहुत सिंपल है। चलो सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी जगह की आवश्यकता पड़ी, पहले आप सॉल्व कर लो, आंसर देख लो, इसका आंसर ज़्यादा आएगा, ठीक है, हमको जगह चाहिए इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। अब चलो अब इसके आधार पर चलेंगे क्या क्या ये बोल रहा है। कह रहे हैं भैया छोटू मोटू का भाई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH माने छोटू हो गया, और ये भाई है किसका, मोटू का, तो MO लिख देंगे यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा, इसके पिताजी होंगे, ठीक है, दोनों के पिताजी होंगे। अब क्या करें, छोटा जो है मोटू का पिता है, यानी ये जो यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, इसका नाम है छोटा, ये छोटा है, और इस मोटू का क्या पिता है, अगर मोटू का पिता है तो इस छोटू का भी पिता होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ये हो गया, गोटू जो है ना वो छोटा का पिता है, यानी इसके ऊपर एक और व्यक्ति है, उसका नाम है गोटू, क्या नाम है, गोटू, और वो जो गोटू है ना वो इस छोटा का पिता है, ठीक है, बना दिया हमने, ठीक है, गोटू छोटा का पिता है। फाटू जो है वो गोटा का पिता है, मतलब गोटू का पिता है, इसके ऊपर एक और व्यक्ति है और उसका नाम है फाटू, F लिख दो बस केवल, ठीक है, और वो इसका पिता है, किसका, गोटू का पिता है। अब तुमको क्या बताना है, अब तुमको बताना है कि हाउ इज गोटू रिलेट टू छोटू, यानी कि ये जो गोटू है ना वो छोटू से किस तरह संबंध रखता है, बस इतना आपको बताना है। अब आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो भाई, ये जो गोटू है ना ये छोटू का कौन है, छोटू का दादा ही तो है। क्यों? क्योंकि देखो ये गोटू का पिता छोटा और छोटा का लड़का छोटू, ठीक है, तो गोटू का छोटू कौन हो जाएगा, गोटू का छोटू नाती हो जाएगा। पूछा कि भाई गोटू छोटू से किस प्रकार संबंधित है, तो गोटू कौन हो जाएगा, गोटू इसका दादा हो जाएगा। भाई अगर ये इसका नाती है तो ये इसका दादा है, सीधी बात है, तो दादा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन इसमें नाम ऐसे दिए गए थे कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे इतना प्रेशर रहेगा कि इसको सॉल्व करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, और एक भी गलती, छोटा की जगह फोटू कर दिया, फोटू की जगह छोटू कर दिया तो खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है, टाइम के टाइम खींचेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो समझ लेना इसमें कुछ ना कुछ झोल दिया गया है, उस झोल को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं एग्जाम को अगर ये लिखा जाता है तो टेस्ट को कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिख करके देख लेते हैं, आप सॉल्व कर लेना वीडियो को पॉज करके, है ना। चलो कह रहे हैं कि भाई एग्जाम EXAM इसको 5 लिखा जाता है और x को x ही लिख दे रहे हैं, अच्छा, a को 1 लिखा जाता है, m को m ही लिख दे रहे हैं, अच्छा भैया, ठीक है, तो टेस्ट के साथ में भी ऐसा ही कर देंगे, TEST, ठीक है, तो टी का क्या लिख देंगे, टी का 20 लिख देंगे, इसका कोड दिया गया है ABCD में जो कोड होता है, ठीक है, टी का हमने 20 लिख दिया, लेकिन ई को वैसे का वैसा लिख दो क्योंकि इन्होंने भी तो भाई एक्स को वैसे का वैसा लिखा है। फिर एस का कोड क्या होता है, एस का 19 होता है तो 19 लिख दिया, लेकिन फिर हम टी को वैसे का वैसा लिख देंगे, तो 20E 19T आंसर होगा। अब देखो कहाँ पर है 20E 19T, तो ये रहा, देखो ये देखो ऑप्शन नंबर डी 20E 19T, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको फिर से बताते हैं किया क्या गया है, किया इनने बस इतना है कि भाई पहले वाले का इन्होंने जो है नंबर लिख दिया है, दूसरे वाले को जैसे का तैसा लिख दिया है, फिर तीसरे वाले का नंबर लिख दिया है, चौथे वाले को जैसे का तैसा लिख दिया है, तो वही सेम काम हमने टेस्ट में भी कर दिया और हमारा आंसर निकल करके आ गया, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ें, चलिए ये पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं कुछ लड़के एक लाइन में बैठे हैं, ठीक है, हमने एक लाइन में कुछ लड़कों को बैठा दिया है, ठीक है, कह रहे हैं पी बाएं ओर से 14वें स्थान पर है, यानी इधर से बाईं ओर से जो पी है ना वो कौन से पर है, 14वें स्थान पर है, ठीक है, और क्यू दाएं ओर से 7वें स्थान पर है, तो क्यू इधर से कहां पर है, क्यू दाएं ओर से 7वें स्थान पर हो गया, ठीक है मेरे भाई। अगर पी और क्यू के बीच में 4 लड़के बैठे हैं तो 4 लड़के इसके बीच में बैठ गए हैं, तो लाइन में कुल कितने लड़के हैं आपसे पूछा जा रहा है। अब सीधा सीधा दिया गया है, इसमें कुछ भी ओवरलैप का सिस्टम नहीं हो रहा है, तो बस सबको जोड़ दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 14 और 4 18, 18 और 7 25, टोटल 25 लड़के बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओवरलैप का कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए सीधे सीधे हमने जोड़ करके आंसर बता दिया, ठीक है मेरे भाई, सिंपल सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब देखो ये आपका डेटा सफिशिएंसी वाला हो गया। डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है आपको बता दें, डेटा सफिशिएंसी में आपसे पूछा जाता है कि भाई हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको निकालने के लिए हम आपको दो कथन दे रहे हैं, क्या इन दो कथनों से इसका आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अपन को केवल डेटा पता करना है, निकलेगा या नहीं निकलेगा ये पता करना है। अगर निकलेगा तो भाई दोनों कथन को मिलाकर निकल रहा होगा तो कह देंगे दोनों कथन चाहिए, एक कथन से निकल रहा होगा तो एक कथन चाहिए, नहीं निकल रहा हो तो कहेंगे नहीं निकल रहा है मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, केवल डेटा सफिशिएंसी पर काम करना है, ये डेटा पर्याप्त है कि नहीं है इसको फाइंड आउट करने के लिए। कह रहे भाई एम के कितने बच्चे हैं, बच्चे शब्द लगा हुआ यानी कि एम के एक से ज्यादा बालक है। अगर ये पूछता कि भाई एम के कितना बच्चा है तो आप बता सकते थे एक के बारे में पूछा जा रहा है, यहां पर बच्चे लगा हुआ यानी कि ये बहुवचन है, यानी कि एक से ज्यादा बच्चे हैं। अब इसको फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमको दो कथन दिए गए हैं और उन दो कथनों का प्रयोग करके हमको ये आंसर निकालना है कि इसके आंसर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, एम के बच्चों की संख्या मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। कह रहे हैं एच एक्स की इकलौती बेटी है। ठीक है, तो हमने यहां पर बनाया एक्स और ये एक्स की इकलौती बेटी है यानी कि ये माइनस हो गया। ठीक है, और क्या कह रहे हैं एक्स एम की पत्नी है, यानी कि ये जो एक्स है ना ये एम की पत्नी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, एम की पत्नी एम यानी एक्स माइनस एम प्लस हो जाएगा। तो पहला कथन ये बता रहा है कि ये पूरा बता दिया पहले कथन में। ठीक है, यानी एक बालक के बारे में बता दिया, यानी एक वो बच्ची के बारे में बता रहा है, पर आगे कितने बच्चे हैं ये नहीं बता पा रहा है। तो भाई कथन नंबर एक तो पर्याप्त नहीं है। क्या कथन नंबर दो को इसमें ऐड कर दे तो अपना आंसर निकलेगा क्या? चलो देख लेते हैं। कह रहे हैं के और जे एम के भाई हैं, यानी कि यहाँ पर इनके भाई कौन है, के और जे हैं। के और जे ये एम के भाई हो गए, लेकिन क्या वो इनके बालकों के बारे में बताने में पॉसिबल है? के और जे अगर एम के भाई हैं तो इससे इनके बालकों का क्या लेना देना है ना। तो के और जे से इस बालक के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, वो तो उनके भाई हैं, बच्चों के बारे में वो नहीं बता पाएंगे। यानी कि ना तो ऑप्शन बी बता पा रहा है हमको, ना ऑप्शन ए बता पा रहा है। ऑप्शन ए केवल ये बता पा रहा था कि एक इसकी लड़की है। ठीक है, लेकिन पहले बोल रखा है उनके बच्चे हैं, बच्चे मतलब एक से ज्यादा हैं। तो ना तो ऑप्शन नंबर ए पर्याप्त है, ना ऑप्शन नंबर दो पर्याप्त है। दोनों कथन मिलकर के भी आंसर नहीं दे रहे हैं, अर्थात एक और दो दोनों आंसर नहीं दे पाएंगे। और ये हमारे ऑप्शन नंबर एक में दिया है, ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है, यानी ऑप्शन एक हमारा आंसर हो जाएगा। और यही आंसर एमपीईएसबी के द्वारा भी माना गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलो 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर आपका एनालॉजी वाला प्रश्न है। कह रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी ये दूसरा जैसे पहले से संबंधित है तो तीसरा किससे संबंधित है वो आपको बताना है। कह रहे थर्मामीटर तापमान को मापता है, सही बात है भैया। तो सीस्मोग्राफ से किसको मापा जाता है ये बता दो। आर्द्रता को मापते हैं, भूकंप को मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को या रक्तचाप को हम सब जानते हैं। सीस्मोग्राफ से हम क्या नापते हैं, भूकंप की तीव्रता नापते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी यानी सीस्मोग्राम को हम क्या कहते हैं, भूकंप मापी यंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, चलो 10 नंबर पर चलते हैं। 15 प्रश्न है इसके। आज हमने इंग्लिश 10 प्रश्न रखे हैं और आप बाकी सारे 15 प्रश्न रखे हैं। ठीक है ना, क्योंकि 7 सब्जेक्ट आपके होते हैं तो 15-15 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 15 छक्के 90। ठीक है, और बचा एक जो सब्जेक्ट है उसको 10 नंबर का करना पड़ेगा। तो इससे पहले हमने मैथ को 10 का किया था, उससे पहले हमने रीजनिंग को 10 का किया था, आज हमने इंग्लिश को 10 का कर दिया है। अगले वाले में हिंदी को 10 का कर देंगे, बाकी सारे 15 कर देंगे। ठीक है, चलो देखो क्या कह रहे हैं। आप आखिरी ट्रेन से चूक जाते हैं। आप भैया जा रहे थे अपनी मित्री से मिलने के लिए और एक लास्ट ट्रेन बची हुई थी, वो लास्ट ट्रेन से चूक जाते हैं, लास्ट ट्रेन चली जाती है। अब क्या होगा, अब तो भाई मित्री से कैसे मिलेंगे, बेचैनी सी हो रही है। ठीक है, और फिर भी सुरक्षित रूप से घर पहुंचना चाहते हैं, यानी कि मित्री के घर नहीं जा रहे, अपने घर जा रहे थे। सर मित्री के बारे में ना बोलो, मित्री से नहीं मिलने जा रहे थे, घर जा रहा था बेचारा वो। अरे अरे गलत मान लिया है ना। चलो वो अपने घर जा रहा था, अब घर उसको पहुंचना है सुरक्षित रूप से। तो सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा, जब आपकी लोकल ट्रेन है वो चली गई है, अब सबसे अच्छा निर्णय क्या होगा, स्टेशन पर सो जाओ। स्टेशन पर सो जाओगे तो घर पे कैसे पहुंचोगे, गलत हो जाएगा। मदद के लिए किसी अजनबी को बुलाओ, अजनबी को बुला दोगे अजनबी तुम्हें ही पार कर देगा। ठीक है ना, जेब काट लेगा तुम्हारी। ठीक है, तो अजनबी से कभी ज़्यादा संपर्क नहीं रखना है। ठीक है, कोई भी अजनबी हो, ठीक है ना, संपर्क नहीं रखना। ठीक है, अगला किसी सुरक्षित जगह से अकेले चलें। अकेले भी नहीं जा सकते मेरे भाई, अगर किसी सुरक्षित जगह पर भी तुम अकेले जा रहे हो, रात का टाइम है, तो फिर कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। तो सबसे अच्छा होगा कि भाई कोई सुरक्षित कैब राइड ले लें। ठीक है ना, यानी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जैसे कौन सा होता है वो, ओला हो गया है ना, उबेर हो गया, तो ऊबर हो गया, इन सब के ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से कोई कैब या फिर कोई राइड ले लें और आराम से घर पहुँच जाए। ठीक है ना, यही सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ें। सारी चीज़ें समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बता देना भाई, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। ये देखो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, ये ओवरलैप वाला ओवरलैप मतलब स्थान चेंज करने वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है, कह रहे हैं एक लाइन में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है, बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। ठीक है भैया, अगर ए और बी अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ए बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ जाता है, तो भाई लाइन में ए और बी के अलावा कितने लोग हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। आप पहले सॉल्व कर लो, फिर हम आपको आंसर बता देते हैं, फिर जगह देख लेते हैं। ठीक है, चलो जगह बना लेते हैं।
इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे तो हमारी जगह बन जाएगी। ठीक है, ये लो, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 25 हो जाएगा। पहले आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा भाई एक लाइन है, ए बाईं ओर से 11वें पर आ गया। ठीक है, तो हमने ए को इधर से बाईं ओर से 11वें स्थान पर रख दिया, ये ए आ गया। ठीक है, और कौन से 11वें स्थान पर आ गया बाईं ओर से। ठीक है, बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो बी को हमने यहाँ पर उठाया, यहाँ पर हमने बी को बिठाया, और बी जो है दाईं ओर से 10वें स्थान पर आ गया, यानी कि ये यहाँ पर 10वें स्थान पर आ गया। ठीक है, अब ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए यहाँ आ जाता है और बी यहाँ आ जाता है। ठीक है, आ गया। तो जब ए है ना, ये बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ गया, यानी कि पहले ये 11वें पर था, अब ये बाईं ओर से 18वें स्थान पर आ गया है। तो अब कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि लाइन में ए और बी के अलावा कितने लोग और हैं। ए और बी के अलावा पूछ रहे हैं, तो पहले टोटल तो निकाल लो मेरे भाई, टोटल निकालोगे तभी तो बता पाओगे। अच्छा, टोटल कैसे निकालते हैं? जब किसी एक व्यक्ति की दाएं और बाएं से हमको स्थान पता हो तो टोटल बड़ी आसानी से निकल जाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं किसका पता है हमको, सर हमको ए का पता है, क्योंकि ए ने अपना स्थान चेंज किया है। यानी कि अब जो ए है ना, अब जो ए है वो बाईं ओर से तो 18वें स्थान पर हो गया है और दाईं ओर से 10वें स्थान पर हो गया है। ठीक है, तो बस हम जानते हैं कि टोटल निकालने का सूत्र क्या होता है। टोटल का सूत्र होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये टोटल निकालने का सूत्र होता है। तो अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और एक घटा देना है। दोनों को जोड़ते हैं तो सर 28 आता है। ठीक है, 28 में से एक घटा देंगे तो टोटल सर 27 लोग हो जाएंगे इसमें। लेकिन 27 आंसर मत लगा देना जल्दबाजी में, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ए और बी को छोड़ करके मेरे भाई टोटल 27 हैं, इसमें से ए और बी को निकाल दो तो कितने बचे। अब आंसर आएगा सर 25 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना कि पूछ क्या रहा है मेरे भाई। कह रहा ए और बी को छोड़ दो, उसके बाद बताओ कितने लोग हैं। तो टोटल हमको 27 मिले थे, हमने ए और बी यानी 2 लोगों को बाहर निकाल दिया, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर दिया है। चलिए 12 नंबर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो देखो। कह रहा है भाई एक आदमी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, फिर पूरब की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आपको ये बताना है। चलो बता देते हैं। देखिए पहले आप इसका क्या कहते हैं, आप लोग पहले इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर हम बनाते हैं और इसका आंसर बताते हैं। देखिए एक आदमी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मान लो वो आदमी यहाँ पर है। ठीक है, अब ये आदमी क्या करेगा, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, हमने पहुंचा दिया 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूरब की ओर मुड़ा दो और 10 किलोमीटर चला दो, थोड़ा और बड़ा कर दें, ये रहा। यानी कि अब ये यहाँ पर 10 किलोमीटर चल गया, हमने 10 लिख दिया और यहाँ पर इसको पहुँचा दिया है। ठीक है, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर चलेगा ये, फिर ऊपर जाएगा और कितना जाएगा, 3 किलोमीटर जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है। ठीक है, फिर वह पूरब की ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर चलता है, यानी फिर वो पूरब की ओर मुड़ गया बेचारा और कितना चला, 2 किलोमीटर चला है। अब कह रहे हैं कि चलता अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से उसकी दूरी कितनी है। सीधी सीधी दूरी हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो सीधी सीधी दूरी ऐसे निकलेगी, इस तरह से इनको पूरा ऐसे मिला दो इसके साथ में। ठीक है, ये दूरी आपको बताना है। अगर ये दूरी बताना है तो पहले हमको ये पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यानी एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो चलो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नीचे से तो दिख ही रहा है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए आगे, और इसमें जा करके मिला दो इसको। ये अब ये आपको दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये देखो इस तरह से समकोण त्रिभुज बन गया है ना। ये देखो समकोण त्रिभुज बन गया है ना, पूरी दूरी निकालनी थी। अब इसको हम पूरा जो इसका डिस्टेंस है वो ले लेते हैं, पूरा डिस्टेंस लिख लेते हैं अलग कलर से। देखो तो भाई 2 किलोमीटर तो ये है, 3 किलोमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, पूरी दूरी सर 5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सीधी दूरी मिल रही कि नहीं मिल रही है। देखो 10 किलोमीटर तो ये दूरी हो गई। ठीक है, ये ऊपर वाली भाई यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर हो गई, और ये 2 और मिला दो तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी 12 किलोमीटर हो जाएगी। इसको अलग कलर से लिख लेते हैं ना, ये फिर कन्फ्यूजन बना रहेगा, कौन सा कलर ले लें यार, ये ले लेते हो चलो आसमानी। तो देखो 10 तो ये हो गई, ये 10 हो गई। ठीक है, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, ब्लू ही ठीक है, ब्लू है पानी। देखो तो ये 10 हो जाएगा और 2 ये, यानी कि ये पूरी आपकी 12 किलोमीटर हो जाएगी, ये पूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी, और ये दूरी आपको निकालनी है। तो निकाल सकते हो भाई, ट्रिपलेट पता है ना भाई, 5 12 की ट्रिपलेट क्या होती है, 5 दिया हो 12 दिया हो तो अगला आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 12 13 की ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से 13 आ गया। लेकिन नहीं सर, हमको आप पूरा निकाल करके बताइए कि कैसे हम इसकी दूरी निकालेंगे, यानी हमको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा अगर ये बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो लगा देते भाई, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग हो जाता है, यानी 1 का वर्ग कर दो, यानी आप 5 का वर्ग कर दो तो 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या 12 12 का वर्ग करो 144 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 25 और 144 को जोड़ेंगे
अंदर 169 हो जाएगा। इधर x की वैल्यू अगर जब निकालेंगे तो 169 को इस अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। जब अंडर रूट को खोलेंगे तो 169 किसका अंडर रूट होता है? 169 13 का अंडर रूट होता है, तो 13 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 12 13 की ट्रिपलेट याद है तो जब आपको यहाँ पर 5 मिल गया, यहाँ पर 12 मिल गया, तो अगला आपका 13 ऑलरेडी हो जाएगा। ट्रिपलेट से भी आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते थे। ठीक है मेरे भाई, बाकी पूरा सॉल्यूशन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे हमने समझा दिया, वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला, ये देखो, अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से आपको विषम को पहचानना है। क्या क्या दिया है? 11 दिया है, ठीक है, 22 दिया है, 33 दिया है, 44 दिया है। सर इसमें से हम विषम कैसे निकालेंगे? ये तो सारे 11 के पहाड़ा है सर, 11 का ही पहाड़ा, इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा? तो मेरे भाई जरा दिमाग को और दिमाग की बत्ती जलाओ, मेंटोस खा करके दिमाग की बत्ती जलाओ, तो तुमको दिखेगा कि सर ये 22, ये 33, ये 44 है, ये अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं। ये जो 22 है ये 2 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। ये जो 33 है 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। ये जो 44 है वो 4 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसी संख्या है जो केवल खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, और वो है 11। 11 केवल खुद से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, तो 11 यहां पर अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ऐसे थे जो किसी न किसी अन्य अंक से भी कट रहे थे, यानी खुद से भी कटेंगे और अन्य अंक से भी कटेंगे। लेकिन 11 एक ऐसा अंक है जो केवल खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए 11 हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहां पर देख सकते हैं, सारी संख्या 11 की गुणज है, लेकिन 11 एक अभाज्य संख्या है जो केवल खुद से कटती है, इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी की सारी भाज्य संख्याएं हैं, किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाएंगी, इसलिए 11 इनमें से अलग हो जाएगा, 11 किसी और से नहीं कटेगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है, देखो एक स्टूडेंट आने वाले प्रवेश परीक्षा के लिए समय प्रबंधन में संघर्ष कर रहा है, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं। ये सर अभी तक तो सर 5 अगस्त को था, 5 अगस्त के हिसाब से हमने तैयारी की थी सर, अब पेपर आगे बढ़ करके 17 सितंबर हो गया है, अब कैसे तैयारी करें? अब बड़ी समस्या हो रही सर, क्योंकि मन नहीं लग रहा, मन कह रहा अभी तो बहुत टाइम है, मौज कर लेते हैं। अगर तुमने मौज की तो भाई तुम्हारी भी मौज ले लेगा समय, ठीक है ना, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा मेरे भाई, है ना। इसलिए आपको क्या करना है वो इसी प्रश्न में बता दिया है। स्टूडेंट आने वाले परीक्षा के लिए समय प्रबंधन में संघर्ष कर रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सबसे असरदार फैसला क्या होगा? यानी वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, कैसे पढ़ाई करें, तो क्या करना पड़ेगा उसे बताइए। सिर्फ पसंदीदा सब्जेक्ट पर फोकस करें। अगर पसंदीदा सब्जेक्ट पर फोकस करोगे तो भाई पसंदीदा सब्जेक्ट के ही होकर के रह जाओगे, उसी के 15 नंबर आ पाएंगे, बाकी सारे साफ हो जाएंगे, तो ये तो गलत है भैया। तैयारी आखिरी हफ्ते के लिए छोड़ दें, क्या ऐसा करोगे कि जब लास्ट में पेपर आएगा तब देखेंगे? ये भी गलत है मेरे भाई। एक रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाएं और इसे फॉलो करें, ये बिल्कुल सही बात है। यानी अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई इतने टाइम पर हम खाली रहते हैं, इस टाइम पर जैसे कि बहन लोग हैं, जितनी भी बहनें हैं भाई खाना बनाने के बाद में फ्री हो जाती हैं, तो दोपहर के टाइम पर टाइम टेबल बना लो, 2 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर शाम को खाना बना लेंगे 9 बजे से पहले, 9 बजे से ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लीजिए, यही आपका बिल्कुल सही होगा। पूरी रात पढ़ाई करें, नींद छोड़ दे तो नींद छोड़ दोगे तो भी तुम बीमार पड़ जाओगे, तो पूरा खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिएगा। चलो ये आपका घड़ी वाला एक आ गया, घड़ी वाला देखिए, घड़ी वाला, हाँ ये देखिए, कह रहे भाई जब समय 8:30 हो रहा है तो घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई इसका एक सीधा सीधा सूत्र होता है, क्या होता है कोण निकालने का सूत्र? कोण निकालने का सूत्र होता है 30h - 11/2m। ठीक है, बस इसी सूत्र में मान रख दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो रख देते हैं सर, क्या दिक्कत है, 30। ठीक है, एच का मान क्या है? एच का मान 8 है भाई, यही तो है, 8:30 हो रहे हैं, तो हावर क्या हो जाएगा? हावर यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 30 × 8 कर दिया, माइनस 11/2 कर दो। ठीक है, गुणा में क्या कर दोगे? मिनट, मिनट क्या है सर? 30 है, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। 30 8 240, ये तो 240 हो गया, माइनस 2 से 30 को काटोगे 15 बार जाएगा, 15 का गुणा 11 में करोगे तो 11 × 5 = 55, हाथ लगी 5, 11 × 11 11 × 5 = 16। अब 240 में से 165 घटा दो, जब घटाओगे तो 75 निकल के आएगा, 75 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, सिंपल सा सूत्र था, सूत्र में आंसर रख करके आंसर निकाल सकते थे। तो मेरे भाई 15 प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं। अब आप बताइए कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं रीजनिंग में मेरे भाई। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब हम चलते हैं जीके जीएस एमपी जीके की ओर। 15 प्रश्न आपके सामने जीके जीएस एमपी जीके के आने वाले हैं, और थोड़ा सा हम पानी पी के आते हैं, 1 सेकंड का वेट करना। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्यों? क्योंकि देखो 43 मिनट हो गए, 2 सब्जेक्ट अपना हो पाया, 30 प्रश्न हो पाए, क्योंकि समझाने में टाइम लग गया था। ठीक है, चलो देखो, कह रहे जब राज्य की विधानमंडल सत्र में नहीं होती है तो भारतीय राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? भाई किसी भी राज्य में विधानमंडल अगर नहीं है तो अध्यादेश कौन जारी करेगा? सब जानते हैं सर, राज्यपाल करेगा। ठीक है ना, उधर कौन करता है? केंद्र में कौन करता है? केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्यों में राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, और ये आर्टिकल 213 के अनुसार जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, आप लोग देख लेना, ये भी PYQ है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया MPSI में। अगला देखिए,
अगला प्रश्न है 2025 में भारत में आयोजित 22वीं भारत रूस इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन सत्र में रूसी पक्ष से सह अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि इसका आयोजन 2025 में किया गया था, 22वें नंबर की थी। रूस की तरफ से कौन आया था ये आपसे पूछ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन आए थे या फिर एंद्रेई बेलोसाउ आए थे, सर्गेई लोवरोव आए थे, सर्गेई शोइगु आए थे? कौन आए थे मेरे भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंद्रेई बेलोसाउ आए थे रूस की तरफ से इसमें भाग लेने के लिए। सॉल्यूशन पूरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। उप प्रधानमंत्री हैं ये रूस के और ये 22वीं भारत रूस तकनीकी सहयोग बैठक में आए थे। चलिए 3 नंबर देखिए। 3 नंबर है, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ठीक है, साइंस का है, आ गया जी की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और एफ दोनों के बीच में रख दें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा ये आपसे पूछ रहे हैं, और कैसा बनेगा ये भी पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और सी से दूर बनेगा। ठीक है, यानी केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़े आकार का बनेगा। आगे बढ़िए, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। भारत में मैग्नीज भंडार लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पाए जाते हैं, यानी सब जगह आपको मैग्नीज लगभग देखने को मिलेगा हर जगह। ठीक है, फिर भी वे मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं? लेकिन फिर भी जो मैग्नीज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है वो आपसे पूछ रहे हैं, कौन सी प्रणाली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? धारवाड़ में, हिमालय में, दक्कन में, गोंडवाना में? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धारवाड़ प्रणाली में आपको सबसे ज़्यादा मैग्नीज देखने को मिलेगा और ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये नीचे भी सॉल्यूशन दिया गया, अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, नहीं टाइम बहुत लग जाएगा ना अपना, अब सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे तो। देखो प्रश्न नंबर 5, गरुड़ शक्ति अभ्यास 2025 में भारत की ओर से कौन सी इकाई ने भाग लिया था? बताइए, गोरखा ने, मार्कोस ने, पैरासूट ने या फिर असम राइफल ने? ये भी पूछा गया था एमपीएसआई में। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरासूट रेजिमेंट ने भाग लिया था, गरुड़ शक्ति अभ्यास 2025 में हुआ था। ठीक है ना, तो देखो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखना है। अभी रिसेंट वाले सारे सैन्य अभ्यास जो है उसका हम वीडियो बना करके डाल देंगे, पीडीएफ भी आपको ग्रुप में उसकी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये 2025 का जो संस्करण इसमें भारत की तरफ से पैरासूट रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, ये प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं को इस प्रकार संदर्भित किया जा सकता है। बताइए कैसे हम इसको संदर्भित कर सकते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कणों का जो निर्माण होता है इसी को हम कहते हैं माइक्रो, थोड़ा और नीचे करें इसको, इसी को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, यानी कि लघु बीजाणु जनन। किसको कहते हैं? पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, दिसंबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री जहाज को वाणिज्यिक सेवा के लिए कहां से रवाना किया गया था? बताइए कहां से रवाना किया दिसंबर 2025 में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल? ठीक है, जो मतलब भारत में बनाई गई है और हाइड्रोजन से चलने वाली, कोलकाता से, मुंबई से, वाराणसी से या फिर जयपुर से? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी से इसको जो है रवाना किया गया था। देखिए, पर्यावरण के अनुकूल शून्य उत्सर्जन जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल यात्री जहाज कब निकला? दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के वाणिज्यिक सेवा के लिए उतारा गया था। गंगा नदी जानते हैं ना, WH वाटरवे 1 जो है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको हल्दिया, इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक जाता है। ठीक है ना, और ये गंगा नदी से होकर गुजरता है, वाराणसी से भी होकर के गुजरता है, वाटरवे नंबर 1। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो मतलब इलाहाबाद से निकलता है, हल्दिया तक जाता है, बनारस से भी जाता है, तो बनारस में ही इसको जो है उतारा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़े, अगला देखिए, दिसंबर 2025 में उतारा था। हाइड्रोजन पर काम करेगा, ये पेट्रोल वेट्रोल पर काम नहीं करेगा। ठीक है, ये जहाज। 8 नंबर देखिए, अगला है, विंध्य प्रदेश उपराज्यपाल का क्षेत्र बनने के बाद में उसका मुख्यमंत्री कौन बना था? बताइए, जब विंध्य प्रदेश को उपराज्यपाल का क्षेत्र बनाया गया था तो उसका पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो हैं वो विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे जब इसको उपराज्यपाल के अंतर्गत दिया गया था। और कब दिया गया था? 1948 में दिया गया था। ठीक है, देखिए 1948 में विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, बाद में इसे पार्ट सी राज्य का दर्जा देकर उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का जनरल क्षेत्र बनाया गया, तब पंडितनाथ शुक्ल को इसका मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। आगे बढ़े, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9। भारत में नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? बताइए, नर्मदा नदी किसके बीच में बहती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, बिंद, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, बिंद? सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और बिंद। तो बिंद पर्वतमाला
ठीक है, और सतपुड़ा पर्वतमाला, इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। और कहाँ पर जाएगी? अरब सागर में जाकर के एस्चुरी का निर्माण करते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसी के समानांतर यहाँ पर महानदी ताप्ती निकलती है। कहाँ से? आपका मुल्ताई से, ठीक है ना, मुल्ताई से ताप्ती निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से ताप्ती निकलती है। ये भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई ये भी अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। दोनों रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं और दोनों बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती हैं, रिफ्ट वैली का निर्माण करती हैं। नर्मदा धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोनों अरब सागर में जाकर गिरती हैं, उल्टी दिशा में बहती हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि कौन सी दो नदियां हैं जो उल्टी दिशा में बहती हैं, तो ये नर्मदा और ताप्ती हैं, मध्य प्रदेश की नदियां हैं। ठीक है भाई, सारी चीजें क्लियर हो गई ना मेरे भाई? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतपुड़ा और बिंद। चलो आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा शब्द टैक्स का प्रकार नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा टैक्स नहीं है? जीएसटी जानते सर, ये तो टैक्स है। इनकम टैक्स ये तो देते ही हैं, ठीक है। वैट ये भी एक प्रकार का टैक्स है। सब्सिडी, तो सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी टैक्स से संबंधित नहीं है। सब्सिडी वो चीज़ होती है जिस पर सरकार के द्वारा कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि आप सिलेंडर खरीदते हैं, मान लीजिए सिलेंडर 1000 रुपये का है, आप 1000 रुपये पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद सरकार आपके खाते में मान लीजिए 200 रुपये पहुंचा देती है। तो ये 200 रुपये की क्या मिली? आपको सब्सिडी मिली है, जो सरकार की तरफ से दी गई है छूट, ठीक है। यानी ये सिलेंडर आपको 800 रुपये का पड़ गया है, 200 रुपये सरकार ने आपको दिए हैं, इसी को हम सब्सिडी कहते हैं। ये एक प्रकार की छूट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो साथ में आपको बता दें, आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एक पैरेलल सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम 2500 आपको जीके जीएस एमपी जीके के क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, जिसमें 500 क्वेश्चन ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। और इसकी पीडीएफ आपको जो है इसी ग्रुप में मिल जाएगी। जो आप इसका ग्रुप लोगे ना, इसके जो नोट्स लेंगे, क्या कहते हैं आपका, कृषि विस्तार अधिकारी के, इसमें आपको ये सारी पीडीएफ मिलती रहेगी, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दी गई है। 501 से 600 क्वेश्चन की जो है अगला 100 क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसके अलावा 1000 हम मैथ के क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, पहली क्लास हो चुकी है। ये भी एमपीएसआई मेंस के 25 क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसकी भी पीडीएफ यहां पर डाल दी गई है। अब अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लगभग मान के चलिए 50 प्रश्न हम करवाने वाले हैं अगली वीडियो में, इसी के बाद वाली में, उसकी भी पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पैरेलल एक तैयारी करते हुए चल रहे हैं, सारे पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिससे कि बढ़िया से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 11, 2019-20 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल अनुमानित लंबाई कितनी है? 2019-20 में आखिरी बार भारतीय रेलवे नेटवर्क को नापा गया है। कह रहे हैं कितनी लंबाई है, बताइए। पूरा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर आपका इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 67,965 किलोमीटर टोटल लंबाई है भारतीय रेलवे की वर्तमान में, ठीक है। ये सॉल्यूशन आप देख लेना। 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से परमाणु द्रव्यमान की सही इकाई क्या होती है? बताइए क्या होती है परमाणु द्रव्यमान की सही इकाई? 4 ऑप्शन ये रहे आपके सामने। सही आंसर आपका हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 13 नंबर देखिए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में? बताइए नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। 1988 में इसको स्थापित किया गया था, यूनेस्को में भी ये शामिल है। 14 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक? हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चाणक्य वाली कहानी याद है? चंद्रगुप्त मौर्य एक पाठ का जो है अभिनय कर रहे थे, जिसमें वो राजा बने हुए थे। चाणक्य वहाँ से जा रहे थे, चाणक्य ने देखा कि ये तो बहुत अच्छे से फैसला कर रहा है। चाणक्य ने कहा चलो मेरे साथ चलो, तुमको राजा बना देंगे। तो फिर वो उनको वहाँ पर लेकर के आए थे, सारी नीति की शिक्षा दी और उनके द्वारा जो है घनानंद का वध करके और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई थी, ठीक है। ये कहानी आपको पहले भी पता होगी। चलो 15 नंबर पर चलते हैं। कह रहे हैं भारत में पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं खास तौर पर इन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं किस लिए चालू की गई हैं? बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से ऑप्शन पढ़िए, हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में संपर्क। जब आप केदारनाथ जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सेवा चलती है। हेलीकॉप्टर बन जाएगा क्या? ये बन गया हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये पंखुड़ी लग गई, यस क्या बात है सर, हेलीकॉप्टर बना दिया एकदम, ठीक है ना। ये देखो क्या हेलीकॉप्टर बन गया है। हेलीकॉप्टर पहिए नहीं होते, ठीक है, ऐसे उतरने का स्टैंड होता है, ठीक है ना। ये लो हेलीकॉप्टर, सर हेलीकॉप्टर में व्हील नहीं होती है, ठीक है, ये ड्राइविंग व्हील बना दिए। तो ये हेलीकॉप्टर सेवा है, इसका नाम है पवन हंस। क्या नाम है? पवन हंस। और ये किस प्रकार की सेवा है? तो ये एक ऐसी सेवा है जो पर्यटन के लिए यूज में लाई जाती है, यानी कि पर्यटकों को नीचे से केदारनाथ ऊपर मंदिर तक पहुंचाने के लिए इस सेवा का प्रयोग किया जाता है। और ना केवल केदारनाथ उत्तराखंड में, बाकी हर जगह ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पवन हंस इसी को हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम कैसा बना कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। वैसे हम डायग्राम बनाने में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना। अपने प्रैक्टिकल में भी नंबर कम आते थे, साइंस के भी डायग्राम अच्छे नहीं बन पाते थे, ठीक है ना। चलो फिलहाल ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बताइए 15 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, आप अपना स्कोर बताइए कि 15 में से कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और बोतल उठा लाए हैं, पानी पी लेते हैं हम, पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। और इंग्लिश शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए पहला प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न है चूज द ऑप्शन विद द मॉडल दैट मोस्ट सुटेबल कंप्लीट, यानी कुल मिलाकर आपसे पूछ रहे हैं भाई इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है जो इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। ठीक है, चलो क्या होगा यहाँ पर पढ़ करके देखते हैं। कह रहे हैं व्हेन माय ब्रदर एंड आई वर चिल्ड्रन, यानी कि जब मैं और मेरा भाई क्या थे, बच्चे थे। वी डैश स्पेंड आवर्स बिल्डिंग ट्री हाउस इन द फॉरेस्ट बिहाइंड आवर होम एवरी समर, यानी कि फिर हम लोग क्या करते थे, जब हम और हमारे भाई बच्चे थे तो हम अपने मतलब कि कहाँ जाते थे, एवरी समर, यानी कि सारी गर्मी में हम लोग एक प्रकार का बिल्डिंग हुआ करती थी, बिल्डिंग में ट्री हाउस बना करके वहाँ पर रहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाएंगे, विल लगाएंगे, माइट लगाएंगे, वुड लगाएंगे। तो देखो ये क्या है, पास्ट की बात बता रहा है कि जब हम बच्चे थे तो ये उनकी आदत थी। तो किसी भी पास्ट की आदत को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पास्ट की आदत को बताने के लिए हमेशा वुड का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि जब हम और हमारे भाई बच्चे थे, यानी पुरानी बात बता रहा है, पुराने समय की आदतों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सॉल्यूशन सही हो जाएगा। भूतकाल की, पास्ट की अगर किसी आदत को बता रहे हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द ऑप्शन वेयर द सफिक्स हुड इंडिकेट द स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ जहां पर सफिक्स का मतलब जानते हैं, सफिक्स का अर्थ होता है कि प्रत्यय। ठीक है, यानी जो शब्द के पीछे लगते हैं, तो जहां पर प्रत्यय हुड का प्रयोग किया गया हो, यानी हुड शब्द लगा हो, और इंडिकेट यानी वो दर्शा रहा हो क्या, स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की एक स्टेज को दर्शा रहा हो और हुड का प्रयोग किया गया हो, बताइए वो क्या होगा। ब्रदरहुड, ब्रदरहुड तो मतलब भाईचारा होता है, किसी लाइफ की स्टेज तो होती नहीं है। एडल्टहुड, लाइकलीहुड या फिर फाल्सहुड, सही आंसर आपका एडल्टहुड हो जाएगा। एडल्टहुड का मतलब होता है कि जब आप मतलब जवानी की ओर बढ़ रहे थे, एडल्ट हो रहे थे, तो एडल्टहुड, यहाँ पर हुड लगाने से क्या हो जाएगा, ये उसकी एक मतलब कि समय को इंडिकेट करेगा हुड लगाने के बाद में। ठीक है, तो हुड जब आपने लगा दिया है तो हुड एक सफिक्स हो जाएगा और ये एक स्टेज को दर्शाएगा, यानी कि पूरे जीवन की एक स्टेज को दर्शा रहा है, तो एडल्टहुड सही आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है वयस्कता, यानी कि जीवन का एक पार्ट आता है जिसे हम वयस्क कहते हैं। जब आप 18 प्लस होते हैं इसको हम वयस्कता कहते हैं, और इसी को दर्शाने के लिए यहाँ पर हुड शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, चले बाकी लाइकलीहुड का अर्थ संभावना होता है, फाल्सहुड का अर्थ झूठ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ होमोनिम्स, यानी कि आपको ये बताने 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक होमोनिम बताना है। होमोनिम है कैपिटल, कैपिटल का होमोनिम इनमें से कौन सा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। कैपिटल का होमोनिम का अर्थ होता है ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ उनके अलग अलग होते हैं, उनको होमोनिम कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कैपिटल का होमोनिम नहीं है। ठीक है, देखो ए बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स, क्या इसको कैपिटल कहते हैं, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर लेजिस्लेटिव यानी कि एमएलए वगैरह आपस में मिलते हैं, तो क्या ये बात सही है, क्या इसको हम कैपिटल कहते हैं। या फिर एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब द डेथ पेनल्टी, यानी कि एक डेथ पेनल्टी का अर्थ होता है मृत्युदंड जिसको दे दिया गया हो, क्या उसको कैपिटल कहते हैं, ये तो सही बात है, इसको हम कैपिटल कहते हैं भाई, मृत्युदंड दिया जाए उसको कैपिटल कहते हैं। वेल्थ और मनी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट वगैरह पैसा लगा रहे हो, जैसे कि शेयर मार्केट में लगा रहे हो, तो क्या कहते हैं, हम एक कैपिटल मनी उसमें लगा दे रहे हैं, बंच ऑफ मनी यानी कि बहुत पैसा लगा दे रहे हैं, उसको भी कैपिटल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। द सिटी दैट इज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि एक सिटी में जहां पर गवर्नमेंट की सीट होती है उसको कैपिटल कहते हैं, सही बात है। यहाँ पर इस कैपिटल का अर्थ क्या हो जाएगा, राजधानी हो जाएगा भाई, जहां पर गवर्नमेंट बैठती है उसको राजधानी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कैपिटल कहते हैं। यानी कि इन तीनों का मतलब तो कैपिटल होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए बिल्डिंग वेयर द लेजिस्लेटिव बॉडी मीट्स, इसको कैपिटल नहीं, इसको कैपिटोल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटोल। कैपिटोल का अर्थ होता है वहां पर जहां पर सारे एमएलए वगैरह बैठते हैं, उसको हम कैपिटोल कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही इसका अर्थ नहीं निकल रहा था। ठीक है ना, तो अंग्रेजी में कैपिटल शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे राजधानी हो गया, वेल्थ हो गया, मृत्युदंड हो गया, लेकिन जिस इमारत में विधायी निकाय यानी कि संसद की बैठक होती है उसको कैपिटोल कहा जाता है, ना कि कैपिटल कहा जाता है। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहे हैं, अनूप डैश नेवर डैश नेसी लिमाक बिफोर ही विजिटेड मलेशिया लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर शब्द लग गया, यानी कि ये तो भाई क्या बता रहे हैं, पास्ट की किसी बात को बता रहे हैं। ठीक है, अब पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे बताइए, तो विल लगाएंगे, ईट लगाएंगे, नहीं भैया विल नहीं लगाएंगे, डिड लगाएंगे, नहीं ये तो पास्ट इंडेफिनिट पहुंच जाएगा। ठीक है, और डिड इसलिए भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हैड ईटन या फिर हैज ईटन, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हैड लग जाएगा और ईटन लग जाएगा। तो अनूप हैड नेवर ईटन मैसी लिमाक, यानी कि अनूप जो है वो कभी भी मैसी लिमाक को कभी भी खाता नहीं, यानी कि एकदम कह सकते हैं कि
कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं खाता है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, ठीक है। बिफोर ही विजिटेड मलेशिया लास्ट ईयर, यानी कि मलेशिया जाने से पहले कभी भी उसने लैसी चीज़ को कभी भी, मतलब नैसी लिमाक को कभी भी नहीं खाया था। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जब भूतकाल यानी पास्ट में दो क्रियाएं हो रही हैं, दोनों क्रियाएं पास्ट में हो रही हैं। भाई मलेशिया गया था, उससे पहले उसने वो काम किया था, तो कार्य पहले पूर्ण होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। तो भाई खाने का काम पहले पूरा हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट की क्रिया क्या होती है, हेड लगाते हैं और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर हेड लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लग जाएगी, ठीक है, ठीक है, रखा जाता है। और बाद में जो काम होता है उसे सिंपल पास्ट में रखते हैं। तो बाद वाला जो मलेशिया वो जा रहा है उसे हमने सिंपल पास्ट में रख दिया है, ठीक है। तो मलेशिया जाने से पहले के कार्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हैड ईटन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। यानी कि देखो इसमें उल्टा दिया गया है, वैसे तो आपको डायरेक्ट दे करके इनडायरेक्ट में चेंज करवाया जाता है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि इनडायरेक्ट में आपको दिया है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसमें आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये आसान कैसे हो जाता है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ करके देखिए। कह रहे हैं कि ही सेड दैट ही वुड हेल्प। भाई वुड आ गया तो अब ये समझ लीजिए वुड किसका बनता है। भाई वुड किसका पास्ट होता है सर, विल का पास्ट वुड होता है। यानी कि अगर जब इसको डायरेक्ट में लिखेंगे तो डायरेक्ट में इसमें बिल लगा होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में बिल लगा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो कहां पर लगा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ही सेड आई विल हेल्प यू, इसी का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ठीक है। तो ध्यान रखना जहां पर भी वुड आए, वुड का बिल में चेंज होता है और बिल का वुड में चेंज होता है, तो दोनों जो है इसका पेयर होता है, तो अपन सीधे सीधे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, टू फॉर्म ऑफ द सेम वर्ड आर गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि किसी भी शब्द के दो फॉर्म यहां पर दिए गए हैं सारे ऑप्शन में, ठीक है भैया। फिर सिलेक्ट द ऑप्शन, एक मिनट, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द सफिक्स चेंज द वर्ड फ्रॉम ए नाउन एंड एडजेक्टिव। यानी कि आपको ये बताना है कि किसी में एक सफिक्स लगा दिया गया है और उस सफिक्स के लगने से जो नाउन है वो एडजेक्टिव में चेंज हो गया है। बताइए कहां पर सफिक्स लगा है। पहली बात, सफिक्स होता क्या है वो समझिए। सफिक्स होता है उपसर्ग, यानी ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं, यानी सफिक्स इसमें आगे लगा होगा, ठीक है। और उसने क्या किया, उस नाउन को उठा करके क्या बना दिया, एडजेक्टिव बना दिया। तो चलिए देखते हैं, डोमिनेट से हमने डोमिनेशन बना दिया, क्या इसमें सफिक्स लगा है कि नहीं। जस्ट से जस्टिफाई बना दिया, नेचुरल से नेचुरली बना दिया, चाइल्ड से चाइल्डिश बना दिया। बताइए कहां पर जो है आपको सफिक्स लगा हुआ दिख रहा है और जिसकी वजह से जो है इसका एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि भाई ये जो चाइल्ड है ना, ये चाइल्ड एक बच्चे के बारे में बता रहा है और बच्चे के बचपने के बारे में बताना क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो चाइल्ड हो गया और चाइल्ड में हमने इस लगा दिया तो ये चाइल्डिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, चाइल्ड जो बच्चा है व्याकरण की दृष्टि से एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। जब इसमें हम इस प्रत्यय लगा देते हैं, सफिक्स लगा देते हैं, सॉरी ये सफिक्स था, सफिक्स का अर्थ प्रत्यय होता है ना, प्रीफिक्स का अर्थ उपसर्ग होता है, ठीक है, सफिक्स का अर्थ प्रत्यय होता है, दोनों सफिक्स के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो यह चाइल्डिश यानी कि बचकाना बन जाता है, तो बच्चे का बचपना, तो ये चाइल्डिश क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव विशेषण बन जाएगा, ठीक है ना। तो चाइल्ड और चाइल्डिश का बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि अब आपको डायरेक्ट में दिया गया है और आपको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो चलिए इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको बता देते हैं। कह रहे हैं आई शैल फिनिश रीडिंग द बुक टुमारो। यानी कि उसने ये कहा है कि मैंने ये जो किताब पढ़ी है, मैंने इस किताब को कल पूरी तरह से पढ़ करके समाप्त कर दिया था, ठीक है। अब आप इसको इनडायरेक्ट में बना दीजिए। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो टुमारो है ना, ये टुमारो किस में चेंज होता है, टुमारो हमेशा द नेक्स्ट डे में चेंज होता है, ठीक है। तो जहां पर द नेक्स्ट डे नहीं है पहले उसको हटा दो, फॉलोइंग डे यानी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, फिर टुमारो ही कर दिया, ऑप्शन नंबर सी भी चला जाएगा। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो बी होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। अब चलो देखते हैं, देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, सेल, सेल जो दिखता रहा है ना, तो सेल का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, चाहे सेल हो या विल हो, ये हमेशा किस में चेंज होगा, हमेशा वुड में ही चेंज होगा। सेल हो चाहे विल हो, जब ये इनडायरेक्ट में जाएगा तो वुड में ही चेंज होगा। यानी यहाँ पर वुड आना चाहिए। देखो कहाँ पर वुड नहीं दिया है, तो देखो 2 ऑप्शन तो बचे ही थे हमारे पास भाई, एक तो बी बचा था, एक डी बचा था। किसमें वुड दिया किस में नहीं दिया वो देख लो। तो यहाँ पर वुड हैव दिया है, हैव नहीं, केवल वुड में चेंज होगा। अगर यहाँ पर सेल हैव होता तो वुड हैव हो जाता, सेल हैव तो है नहीं, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल वुड दिया गया है, इसमें वुड हैव दिया गया है, इसलिए वुड हैव लगने की वजह से ऑप्शन नंबर डी भी बाहर हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर यहां पर आई सेल हैव दिया गया होता तो आप यहां पर वुड हैव को प्रेफर कर सकते थे, लेकिन केवल सेल दिया है इसलिए केवल वुड आएगा, और केवल वुड आपके केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आज थोड़ा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में, है ना, क्योंकि आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और छोटा करें,
अब सही दिख रहा है। ईडीएम फ्रेज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ईडीएम फ्रेज बताना है। कह रहे हैं चूज द ऑप्शन, इसको इधर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, इतना ही छोटा हो पाएगा, चलो ठीक है। कह रहे हैं चूज द ऑप्शन दैट गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम फ्रेज, यानी कि ये पूरा लाइन दिया गया है, इसमें एक अंडरलाइन किया गया है, केप्ट द सीईओ ऑन द शॉर्ट लेस। इसका आपको बताना है कि इसका इडियम और फ्रेज क्या हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। आफ्टर द मर्जर, यानी कि दो कंपनियों को मर्ज कर दिया, मिला दिया। द न्यू मैनेजमेंट केप्ट द, यानी जो नया मैनेजमेंट था, केप्ट द सीईओ ऑन ए शॉर्ट लेस, यानी कि कुछ समय के लिए सीईओ को वहां पर बनाया गया है टू इंश्योर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस विद रिवाइज्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल, यानी कि जो नया प्रोटोकॉल बना है उसको रिवाइज करने के लिए कुछ समय के लिए सीईओ को बनाया गया है। तो ये जो अंडरलाइन दिया गया इसका क्या अर्थ निकलेगा वो आपको बताना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर लगा लीजिए। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल विथ लिमिटेड इंडिपेंडेंस। मतलब कि कंट्रोल तो इसका स्ट्रिक्ट रहेगा लेकिन इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता इसकी लिमिटेड रहेगी। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि द शॉर्ट लीज इसको कहते हैं। तो जो द शॉर्ट लीज आ जाएगा, इसका अर्थ होता है कि इसको कंट्रोल तो पूरा दिया जाएगा लेकिन स्वतंत्रता कम रहेगी। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए, कीप समवन ऑन अ शॉर्ट लीज, जिसका अर्थ होता है, अंग्रेजी का एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति पर बहुत कड़ी नजर रखना, ठीक है, उसे काम करने की बहुत कम स्वतंत्रता देना। यानी कंट्रोल तो पूरा रखा जाएगा लेकिन स्वतंत्रता कम दी जाएगी। इसी को कहते हैं कीप समवन ऑन अ शॉर्ट लीज, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, यानी पैसिव दिया गया एक्टिव में चेंज करना है। तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, द थीप हैड बीन कॉट बाय द पुलिस बिफोर मिडनाइट। अब हम ये जानते हैं कि सर जब हैड लगा रहता है तो हैड का पैसिव बनाते हैं तो केवल बीन जोड़ देते हैं तो हमारा पैसिव बन जाता है। अब अगर पैसिव आपको दिया गया है, आपको एक्टिव बनाना, तो आप क्या करेंगे, केवल इस बीन को हटा देंगे। तो देखो कहाँ पर बीन हटा हुआ है, ऑप्शन अपन एलिमिनेट करते हैं। द पुलिस कॉट द थीप बिफोर, यहाँ पर तो हैड भी नहीं लगा, बीन भी नहीं लगा, तो ये भी हटा दो भैया, ठीक है। द पुलिस हैड, ये हो सकता है। आगे इसमें हैव लगा है जबकि हैड लगना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। इसमें डिड लगा है, नहीं भैया डिड नहीं, हैड लगना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बचेगा, द पुलिस हैड कॉट द थीप बिफोर मिडनाइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो इसमें हैड बीन लगा देंगे, तब आपका पैसिव ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के लिए दिया गया था, फिर पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। उल्टा दिया गया, आज वाले सारे जो है क्वेश्चन जो आए हैं वो उल्टे तरह के आए हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भाई ये ध्यान रखना, हैड बीन का जो है एक्टिव हमेशा हैड में ही बनेगा, केवल हैड ढूंढ लो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट सुटेबल कंप्लीट्स द फॉर्मेट। मतलब वही बात है, ये पूरी जो लाइन दी गई इसको कंप्लीट करने वाला ऑप्शन आपको ढूंढ करके बताना है। अच्छा, दिया क्या गया है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द गवर्नमेंट वांट द फेलुअर टू एडियर टू सीज फायर, यानी कि द गवर्नमेंट वांट दैट फेलुअर टू एडियर टू द सीज फायर, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, वार्न कर दिया है, गवर्नमेंट ने एक चेतावनी दी है जो सीज फायर को तोड़ रहे थे। सीज फायर मतलब जानते हैं ना, कहीं पर भी कहीं पर लड़ाई हो रही हो, कुछ टाइम के लिए लड़ाई को बंद कर दिया जाता है, उसको सीज फायर कहते हैं, ठीक है ना। सीज फायर एग्रीमेंट वुड लीड टू डैश कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द रीजन, यानी कि उस रीजन की स्थिति को देखते हुए वहां पर सीज फायर को जो है सीज फायर एग्रीमेंट किया गया है, यानी कि उस स्थिति को देखते हुए वहां पर युद्ध विराम कर दिया गया है। तो बताइए कॉन्सिक्वेंसेज के साथ में क्या लगाएंगे। तो ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंसेज एक ऐसा शब्द होता है जो अपना खुद का एक शब्द साथ में लेकर के चलता है और वो होता है डायर, ठीक है। तो यहाँ पर डायर लगेगा, ठीक है। तो डायर कॉन्सिक्वेंसेज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पूरा एक पूरा शब्द होता है डायर कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए अंग्रेजी भाषा में कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है परिणाम, परिणाम को देखते हुए वहां पर जो है सीज फायर किया गया है। तो कॉन्सिक्वेंसेज शब्द के साथ में आमतौर पर डायर यानी गंभीर या फिर भयानक लगा होता है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज कैसे होते हैं, यानी कि जो परिणाम होते हैं या तो गंभीर आएंगे या भयानक आएंगे, तो वो अपने साथ में डायर को लेकर के चलते हैं। डायर का अर्थ होता है गंभीर या भयानक, ठीक है। तो यह एक कोलिकेशन शब्दों का स्वाभाविक जोड़ा होता है, यानी कि ये अपने साथ में इस जोड़े को लेकर के चलता है, अकेला नहीं चलता है, अपने साथ में डायर को लेकर के चलता है। कौन, कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। इसलिए डायर इसमें बिल्कुल सही लग जाएगा। चलिए बताइए, आपके 10 प्रश्न इंग्लिश के हो गए। इंग्लिश के 10 प्रश्नों में से कितने आपके सही निकले हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस है। चलो मेरे भाई साइंस को देख लेते हैं। देखिए साइंस का ये प्रश्न, साइंस का प्रश्न रिपीट हो गया है। 1 मिनट पानी पी लें। आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए तब तक, है ना, हम पानी पीते हैं। जो पानी की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमने सारे फ़ैन वगैरह बंद कर दिए हैं, ठीक है। अब पसीना निकल रहा है, अभी फ़ैन चालू कर दे तो आवाज़ आएगी, है ना। अब उसको नियंत्रित करने के लिए पानी पीना जरूरी है, ठीक है। आपको भी पानी पीना चाहिए। चलो साइंस की शुरुआत करते हैं। 15 प्रश्न आपके सामने साइंस के आ रहे हैं। यदि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये तो अभी साथ करा ही दिया था ना।
ये तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। प्रतिबिंब जो है वास्तविक, बड़ा और सी से परे बनेगा। ठीक है, वही रिपीट हो गया है। यही समस्या होती है कि साइंस के क्वेश्चन जब जीके में दे दिए जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। निम्नलिखित में से परमाणु द्रव्यमान का सही इकाई कौन सी होगी बताइए। ये आपकी AMU हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है आज आपके साइंस के एक आध दो क्वेश्चन जो जीके में रिपीट हुए हैं वो यहाँ पर भी रिपीट हो रहे होंगे। 2 क्वेश्चन की आपको लॉस हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अगले वाले में 2 क्वेश्चन बढ़ा देंगे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य डैश पर निर्भर करता है बताइए। तो अगर आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, यानी गुरुत्वाकर्षण करते हो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कहाँ पर काम करता है, नीचे की ओर काम करता है। यानी कि अगर आप ऊपर की ओर भागेंगे तो पृथ्वी आपको नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है ना, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींच रहा है। तो कह रहे हैं आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में अगर कोई काम कर रहे हो तो आप बताइए कि इस किसी पिंड को उठाने में किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा, ये बता दो तुम। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को उठा रहे हो, यानी कि आप पृथ्वी से दूर ले जा रहे हो, तो उठा रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहे हो, तो किस पर निर्भर करेगा, त्वरण पर, वेग पर, लिए गए समय पर, या फिर द्रव्यमान और ऊंचाई पर। किस पर निर्भर करेगा मेरे भाई? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस चीज के द्रव्यमान पर कि वो कितना चौड़ा, कितना बड़ा है, और ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर आप ले जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां पर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किसी वस्तु को उठाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? W बराबर mgh होता है मेरे भाई, MDH नहीं, MDH मसाला नहीं, mgh होता है। ठीक है ना, अतः मुख्य रूप से वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m पर और h यानी हाइट पर यह डिपेंड करेगा कि कितनी ऊंचाई पर आप ले जा रहे हो। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान और ऊंचाई पर डिपेंड जो है निर्भर करेगा। अगला देखिए, अब ये भी आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये रिपीट हो गया था, 3 क्वेश्चन आपके वहाँ पर रिपीट हो गए थे, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन का आपको लॉस हो जाएगा। 3 नंबर आप एक्स्ट्रा आपने जोड़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो अभी ऊपर समझा दिया था ना, जी के में रिपीट हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्रक्रिया सिनगैमी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, बताइए सिनगैमी को क्या कहते हैं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, पढ़ लीजिए। सिनगैमी का अर्थ क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युग्मकों का जो वो होता है, संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ गाइमेट्स। फ्यूजन ऑफ गाइमेट्स जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सिनगैमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर पर चलते हैं। अभी मैथ भी तो कराना है, मैथ के 15 क्वेश्चन है, उसमें भी टाइम लगेगा ना। इसको थोड़ा सा तेज स्पीड में लेकर के चलते हैं। कह रहे हैं फेलिंग का घोल निम्नलिखित में से किस शर्करा की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकता, बताइए किसका पता नहीं लगा पाएगा? लैक्टोज का, ग्लूकोज का, माल्टोज का, सुक्रोज का, किसका पता नहीं लगा पाएगा? तो जो फेमीन का घोल होता है, फेलिंग का घोल, वो सुक्रोज का पता नहीं लगा सकता यानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सबका पता लगा लेगा। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहे हैं सही द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, घटते से बढ़ते क्रम में। चलो बताइए, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कहाँ पर जो है आपको सही सही दिख रहा है कि कहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम सही लिखा हुआ है? सही ध्रुव बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CH3 क्लोरीन, फिर उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन, ये क्रम हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले क्लोरीन होगा, फिर उसके बाद में ब्रोमीन आएगा, उसके बाद में आयोडीन आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। द्विध्रुव आघूर्ण की बात की गई थी, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लोरीन में होगा, उससे कम ब्रोमीन में होगा, और सबसे कम किस में होगा? आयोडीन में होगा। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है? रदरफोर्ड का प्रश्न है। देखिए छोटा कर लें, अब सही है, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में कुछ अल्फा कण बड़े कोणों पर विक्षेपित क्यों हो गए थे, बताइए। रदरफोर्ड का आपने अल्फा प्रकीर्णन पढ़ा होगा, हमारे नोट्स अगर आपने पढ़े हैं वहां पर हमने रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के बारे में आपको बता रखा है। तो कह रहे अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग में कुछ अल्फा कण बड़े वाले कोण पर विक्षेपित हो गए थे, ऐसा क्यों हुआ था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन वीडियो पॉज करके पढ़िए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धनात्मक आवेशित नाभिक द्वारा प्रतिकर्षण के कारण, जो उसमें धनात्मक आवेशित नाभिक था उसने उसको प्रतिकर्षित कर दिया था, और इसी प्रतिकर्षण के कारण क्या हुआ था कि जो आपके अल्फा कण थे, वो अल्फा कण जो है वो बड़े कोण की ओर क्या हो गए थे? विक्षेपित हो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। कह रहे हैं जब एक चलती हुई कार को अचानक रोक दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। कोई कार चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि कभी भी आप ब्रेक लगाइए तो एक तरह की गर्माहट आती है और एक तरह की आवाज आती है। ठीक है ना, तो जो उसकी स्थितिज ऊर्जा थी, जो गतिज ऊर्जा थी, वो ऊष्मा में और ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। सॉल्यूशन आपका यहाँ पर दिया है। तो ब्रेक पैड और पहियों के बीच में घर्षण के कारण कार की गतिज ऊर्जा
ऊष्मा और ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो गर्माहट आती है। किसी भी आप गाड़ी का ब्रेक लगा कर देखिएगा तो पहिए और ब्रेक के बीच में स्थान गर्म हो जाता है और एक प्रकार की आवाज़ आती है। ये क्या होती है कि जो गतिज ऊर्जा चल रही थी ना, वो गतिज ऊर्जा आवाज़ में और उसके जो है गर्माहट में यानी टेम्परेचर में चेंज हो जाती है। ठीक है। 10 नंबर देखिए, कह रहे हैं विरामावस्था से छोड़े जाने पर कौन सी वस्तु अवनत तल के तल पर सबसे पहले पहुंचेगी। यानी किसी भी चीज़ को आपने विरामावस्था में यहाँ पर छोड़ दिया है, तो बताइए कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले पहुंचेगी कहाँ पर, तल पर। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केवल रिंग, केवल खोखला सिलेंडर, सब एक साथ पहुंचेंगे, या केवल ठोस सिलेंडर। कौन पहुंचेगा सबसे पहले? सही आंसर हो जाएगा केवल ठोस सिलेंडर। भाई ठोस सिलेंडर सबसे ज़्यादा वजन होगा, ऊपर से आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना। देखो ऊपर से अगर आप छोड़ रहे हो तो पृथ्वी किसको खींचेगी, सबसे ज़्यादा किस पर बल लगाएगी? जो ठोस सिलेंडर होगा जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा। ये कब बात हो रही है? नॉर्मल हो रही है, ठीक है ना, नॉर्मल। लेकिन अगर आप इसी को वैक्यूम में करते हो, वैक्यूम का अर्थ होता है जहां पर कोई भी आपका ना तो जो है रोकने वाला कोई चीज़ है, ना तो वायु है, कुछ भी नहीं है। अगर आप वैक्यूम में इन सभी चीज़ों को एक साथ में छोड़ते हो तो ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर एक साथ में पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं होगा, पूरा वैक्यूम है। तो चाहे आप ईंट को पटक दो, चाहे आप जो है रुई को पटक दो, चाहे आप किसी गत्ते को पटक दो, इन सब को अगर वैक्यूम में पटकोगे तो सारी चीज़ें एक साथ जो है पृथ्वी के तल पर पहुंचेंगी, अगर वैक्यूम की बात करते हैं तो। और अगर नॉर्मली फेंकते हो तो जिसमें ज़्यादा वजन होगा वो सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है भाई, समझ गए? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहे हैं 235 यूरेनियम नाभिक के प्रत्येक विखंडन से उत्सर्जित ऊर्जा लगभग कितनी होती है। बताइए, यूरेनियम 235 है, इसके एक विखंडन से कितनी ऊर्जा निकलेगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। 2, 20, 2000 या फिर 200, कितनी निकलेगी भैया? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 200 निकलेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगी एक यूरेनियम के परमाणु के विखंडन से। ठीक है, तो यूरेनियम 235 का अगर एक परमाणु विखंडित कर देते हो तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट जो है वोल्ट ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सारे प्रश्न वही हैं जो एप्टेक ने रिसेंट में पूछे हैं। ठीक है, यही प्रश्न आपको आगे मिलेंगे आपके एग्जाम में। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और CO2 युक्त वायु कोशीय वायु को बाहर छोड़ा जाता है, क्या कहलाती है? बताइए क्या है, बताओ। तो जिसके द्वारा वायुमंडलीय वायु को, यानी कि जो वायुमंडल में वायु उसको अंदर खींच रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, तो ये तो भाई वो हो गया ना, श्वसन हो गया। बताइए, श्वसन हो गया ना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या होगा, फुफ्फुसी संवायतन होगा, यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो फेफड़ों के अंदर वायुमंडलीय हवा को खींचना, यानी कि जो वायुमंडल में हवा थी इसको फेफड़े के अंदर खींच लिया है, और इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त हवा को बाहर निकालना, यानी एक्सपायरेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन फुफ्फुसी संवातन या फिर सामान्य भाषा में श्वास लेना कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम श्वास लेना कहते हैं और इसी को फुफ्फुसी संवातन भी कहते हैं। ठीक है ना, कोशिकी श्वसन अलग होता है, फुफ्फुसी संवातन का अर्थ होता है श्वास लेना। तो बाहर की वायु को हमने खींचा, CO2 मिला करके बाहर छोड़ दिया, जिसको पौधों ने ग्रहण कर लिया। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्या है, देखो 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया जाने वाला पहला मानव हार्मोन है। बताइए कौन सा है पहला मानव हार्मोन है जिसमें हमने DNA प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन है, जिसका पहली बार हमने प्रयोग किया था। मानव हार्मोन हमने इंसुलिन बनाया था 1978 में। 14 नंबर देखिए, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल प्रदान करता है। बताइए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल कौन प्रदान करेगा? त्वरण, वेग, दूरी, विस्थापन, कौन प्रदान करेगा क्षेत्रफल? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन जो है वो यहाँ पर क्षेत्रफल प्रदान करेगा। आगे बढ़िए, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है? बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन दर्शाएगा? ये बहुत बार पूछा जाता है एप्टेक के द्वारा। बताइए कौन सी उंगली होगी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा फोरफिंगर, तर्जनी उंगली जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 15 प्रश्न आपके साइंस के पूरे होते हैं। बताइए कितने प्रश्न सही निकले। अपन चलते हैं कंप्यूटर की ओर, और कंप्यूटर के अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। चलो बताओ, पहला प्रश्न पढ़ो। बताओ पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, फाइलों को सर्वर पर अपलोड करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका भैया? HTTP है, POP3 है, या फिर बिना एन्क्रिप्शन के FTP के द्वारा बिना एन्क्रिप्शन के अगर आप सेंड कर रहे हो, या फिर SFTP।
कौन सा ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप फाइलों को सर्वर पर सुरक्षित तरीके से अपलोड कर सकते हो। जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हम इसको सर्वर पर अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लोगे। तो भाई हम कौन से तरीका का उपयोग करेंगे वो आपसे पूछ रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, SFTP। SFTP के माध्यम से कीजिए तो आप बिल्कुल सिक्योर लेन का प्रयोग कर रहे हैं, कोई आपकी फाइल को ले नहीं सकता है। अब SFTP का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। SFTP का अर्थ होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइलों को सर्वर पर अपलोड करने का सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि यह डेटा को स्थानांतरित करते समय उसे इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसका नाम चेंज कर देता है। भाई यहाँ से आप डेटा भेज रहे हो तो इसको ऐसे कर देगा ABCD@DBCB@* यानी इनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे कोई भी बाहरी व्यक्ति आपके उस फाइल को नहीं पढ़ पाएगा और नेटवर्क पर कोई भी बाहरी व्यक्ति डेटा को हैक या फिर पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप वाला नहीं पढ़ सकता, वही पढ़ पाएगा जिसके पास में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी बीच में क्या करते हैं, इसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। कहते नहीं भाई, आप व्हाट्सएप पर किसी को पहली बार मैसेज करो, वहाँ पर लिख कर क्या आता है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। यानी कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन का अर्थ होता है कि केवल आप भेज रहे हो, केवल आप देख पाओगे, और जहाँ पर भेज रहे हो केवल वो देख पाएगा, बीच में कोई भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाएगा। इसी को हम कहते हैं एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, 2 नंबर पर चलते हैं। देखो, कह रहे URL का कौन सा भाग वैकल्पिक होता है, ऑप्शनल होता है। बताओ भाई कौन सा भाग ऑप्शनल होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पिछली बार SI प्री में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आए थे, वही वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, बताओ कौन सा ऐसा भाग है URL का जो ऑप्शनल वैकल्पिक होता है, जिसका उपयोग आवश्यक नहीं है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। होस्ट, स्कीम, डोमेन नेम, पोर्ट नंबर। तो भाई जो पोर्ट नंबर होता है, इसका कोई जरूरी नहीं होता कि आप इस पोर्ट नंबर को डालो या काम करो या ना करो, पोर्ट नंबर की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो एक URL का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, 500 प्रश्न हमने आपको कंप्यूटर के दिए हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। जो CSET वाला ग्रुप है इसमें 500 प्रश्नों की PDF डाल दी कंप्यूटर के, वहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रश्न हैं वो आपको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे ही प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए, तो पोर्ट नंबर हमेशा वैकल्पिक ऑप्शनल होता है। यदि इसे निर्दिष्ट नहीं किया जाता है तो ब्राउजर प्रोटोकॉल के आधार पर डिफॉल्ट पोर्ट यानी HTTP के 80 और HTTPS के 443 का स्वतः ही उपयोग कर लेता है। अगर आप यहाँ पर पोर्ट नंबर नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट अपने आप जो है या तो HTTP का 80 पोर्ट नंबर ले लेगा या HTTPS का 443 ले लेगा। तो देखो, ये पोर्ट नंबर भी आपसे पूछ लेते हैं। तो HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है सर, 80 होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है, 443 होता है। ये ध्यान रखना, ये कठिन क्वेश्चन होते हैं, जब पेपर को कठिन बनाते हैं इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेंगे। ठीक है, 3 नंबर, कंट्रोल पैनल में ईज ऑफ सक्सेस का क्या कार्य होता है, बताइए। तो कंट्रोल पैनल में एक होता है ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ एसेज का क्या कार्य होगा। 4 ऑप्शन ये है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिव्यांग उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी सुविधाओं का प्रबंधन करना, ये होता है ईज ऑफ एक्सेस। यानी जो भी दिव्यांग है, मान लीजिए आंख से नहीं दिखाई दे रहा है तो ब्रेल लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, या हाथों में कोई दिक्कत है, तो इनके लिए इंटरनेट को आसानी से उपलब्ध कराया जाए, इसी को हम कहते हैं ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा देख लीजिएगा। 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने मूल रूप से किस प्रमुख स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से प्रतिस्पर्धा की थी, बताइए। MS एक्सेल ने किससे प्रतिस्पर्धा की थी, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए किससे प्रतिस्पर्धा की थी MS एक्सेल ने। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोटस। लोटस को बाहर ही कर दिया MS एक्सेल ने, जब से एक्सेल आ गया लोटस 1 2 3 बाहर हो गया। ठीक है, तो लोटस 1 2 3 था। ठीक है, उस टाइम का सबसे लोकप्रिय जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर माना जाता था, उसको MS एक्सेल ने कंप्लीट करके बाहर कर दिया। 5 नंबर देखिए, अब एक्सेल जब से आया कोई लोटस का प्रयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से फाइल एक्सटेंशन के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। फाइल एक्सटेंशन का अर्थ जानते हो ना, किसी भी फाइल के लास्ट में जो चीज़ लगी रहती है उसे फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। उससे पता चलता है कि ये फाइल किससे संबंधित है। देखिए, विंडो में फाइल एक्सटेंशन वैकल्पिक होते हैं, क्या ये बात सही है। फाइल एक्सटेंशन में स्पेस हो सकते हैं, क्या ये बात सही है। विंडोज में फाइल एक्सटेंशन केस सेंसिटिव होते हैं। फाइल एक्सटेंशन यह निर्धारित करते हैं कि फाइल खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कौन सा होगा। कौन सा कथन इसमें सही है, आपका इसमें कथन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फाइल एक्सटेंशन ही ये निर्धारित करेगा। भाई मान लीजिए JPG लगा हुआ है, JPG, तो JPG क्या होता है, फोटो का होता है, यानी ये जो फाइल है वो फोटो की है। तो JPG से हमको पता चल गया कि ये फाइल फोटो की है ना। तो फाइल एक्सटेंशन यह निर्धारित करते हैं कि फाइल खोलने के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम कौन सा होगा। अब JPG की है तो आप इसको MP4 के वीडियो प्लेयर में थोड़ी खोल पाओगे, फिर इसको क्या करेंगे, फोटो वाले ही उसमें खोलेंगे सॉफ्टवेयर में। तो ये यही डिफाइन करता है, जो भी एक्सटेंशन लगा रहता है वो यही बताता है कि इस फाइल को कहाँ पर आपको खोलना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 कह रहे हैं CD-ROM बाइनरी डेटा को कैसे प्रदर्शित करता है, बताइए। CD-ROM कैसे प्रदर्शित करेगा बाइनरी डेटा को, ये रहे 4 ऑप्शन, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिट्स और लेंस के द्वारा जो लेजर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसके द्वारा CD-ROM हमको डेटा के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए क्योंकि अभी मैथ करना है। बिंग का सर्च इंजन किस कंपनी द्वारा विकसित और अनुरक्षित मेंटेन किया जाता है, बताइए। बिंग का सर्च इंजन किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, याहू, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट।
सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिंग का सर्च इंजन जो है मैनेज किया जाता है। 8 नंबर देखिए, कंप्यूटर की विशेषता नो आईक्यू, ये जो नो आईक्यू है ये क्या दर्शाती है, बताइए क्या दर्शाती है। ये रहे 4 ऑप्शन, ये रहे 4 ऑप्शन, बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि ये स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है, इसे निर्देश देना पड़ता है और ये क्या करना और क्या नहीं करना है ये सब उसको बताना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नो आईक्यू। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 नंबर, फाइल अपलोड के दौरान इनमें से कौन सा एक आम जोखिम है, यानी आप जब फाइल अपलोड कर रहे हैं तो कौन सा जोखिम आपके साथ में हो सकता है, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलवेयर इंजेक्शन। एक इंजेक्शन लग सकता है मेलवेयर वाला, यानी कि वायरस पहुंच सकता है फाइल में, तो ये सबसे आम कह सकते हैं जोखिम होता है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सेल में वी लुकअप, वी लुकअप का क्या कार्य होता है, ये बहुत पूछा था, वी लुकअप मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो वी लुकअप का क्या कार्य होता है बताइए एक्सेल में। 4 ऑप्शन ये रहे, पढ़ लीजिए आराम से, पढ़ लीजिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेबल में लंबवत रूप से मान खोजना और उसके अनुरूप वैल्यू लौटाना। यानी कि आप इस तरह से टेबल में मान ढूंढ सकते हैं किसी का भी, और कहाँ पर कोई वैल्यू अगर गलत हो रही है तो उस वैल्यू को वहाँ पर फाइंड आउट करके उसको जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं क्या, वी लुकअप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर कह रहे हैं कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करता है और आमतौर पर प्राप्त करने के बाद उन्हें सर्वर से डिलीट कर देता है। ठीक है, कौन सा ऐसा है भाई, बताओ कौन सा प्रोटोकॉल सर्वर से ईमेल ले लेगा और जैसे इसको ईमेल मिल जाएगा यहाँ से डिलीट कर देगा। कौन है भैया, HTTP, IAMP, SMTP, POP3। कौन है, सही आंसर आपको हो जाएगा POP3। जो POP3 होता है ये जैसे ही फाइल ले लेगा फिर यहाँ से डिलीट कर देता, अपने पास सेव कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, अब वो जमाने गए जो सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते थे, कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, वो जमाने चले गए मेरे भाई, उस चक्कर मत रहे ना, है ना। चलो अब देखो 12 नंबर प्रश्न कह रहे हैं सॉफ्टवेयर और डेटा, सॉफ्टवेयर कॉमा डेटा और उपयोगकर्ता के विवरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं भाई। चारों को पढ़ करके देखो, पहले चारों पढ़ लो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये चारों वीडियो को पॉज करो, चारों पढ़ लो, फिर हम आपको आंसर की ओर ले चलते हैं। चलिए अब आंसर की ओर चलें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार्डवेयर अकेले बिना सॉफ्टवेयर के निर्देशों के कार्य कर सकता है। बिल्कुल गलत है, जब तक सॉफ्टवेयर निर्देश नहीं देगा तब तक हार्डवेयर भी काम नहीं कर सकता है। यानी आप जब तक नहीं कहोगे कि भाई माउस, मतलब कि माउस के द्वारा ये नहीं बताओगे कि इसको सिलेक्ट करना है, तब तक कोई काम हार्डवेयर भी नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर निर्देश देना पड़ेगा। ठीक है, तो अकेले अकेले बिना सॉफ्टवेयर निर्देशों के कार्य कर सकता है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। यानी कि हार्डवेयर को निर्देश देना पड़ेगा तभी वो कोई काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए भाई, प्रिंट करना है तो प्रिंटर को आप सॉफ्टवेयर की मदद से निर्देश दोगे ना, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तभी तो प्रिंटर काम करेगा, प्रिंटर निकाल के दे देगा, है ना। तो आदेश देना पड़ता है तभी हार्डवेयर काम करता है। चलिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, तो प्रश्न नंबर 13 है आपका कि भाई कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर लाएंगे भाई, BGA, PS2, फायरवायर या फिर RJ45। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RJ45 का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। 85 मिनट तो अभी हो गए, आज बहुत समझा दिया। ठीक है ना, डिटेल में लेके चले हैं। हमने सोचा भाई आप लोगों के पास में भी टाइम है ना, क्योंकि आपका एग्जाम 17 को पहुंच चुका है, तो अच्छे से समझाते हुए चलते हैं, कहाँ को फालतू में, है ना। तो आज जो है समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैथ थोड़ा समय लेगा आपका। ठीक है, चलो इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कह रहे हैं कौन सा फीचर क्रोम और फायरफॉक्स को नेटिव ऐप्स इंस्टॉल किए बिना वेब ऐप्स चलाने की अनुमति देता है, बताइए कौन सा ऐसा हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रगतिशील वेब। चलिए प्रगतिशील वेब ऐप सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, फिर मैथ की ओर चलते हैं। देखिए चल रहा है ना। चलिए 15 नंबर कह रहे हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए दुनिया भर में कितने रूट DNS सर्वर मौजूद हैं। कितने DNS सर्वर है भैया डोमेन नेम रिजोल्यूशन के लिए। 4 ऑप्शन ये रहा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13 जो है सर्वर उपलब्ध है। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लेना। चलो ये कंप्यूटर हो गया, अब चलते हैं मैथ की ओर। चलो मैथ का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहे भाई दो भाइयों की उम्र का अनुपात 3:5 है, उनकी उम्र का गुणनफल 135 है, छोटे भाई की उम्र क्या है ये आपको बताना है। MPSI प्री का प्रश्न है ये, 11 तारीख को पूछा गया था। बताओ भाई, बताओ सॉल्व करके। चले सॉल्व करें, चलो सीधे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। कह रहे हैं दो भाइयों की उम्र है 3 और 5, ठीक है, उनका गुणनफल कह रहे हैं। ठीक है, तो गुणनफल कर देते हैं, जो बोला गया वो कर दो। 3:5 अनुपात में है, गुणनफल दिया गया तो गुणा कर देते हैं। 3 × 5, 3 5 करेंगे, यानी कि 3 × 5 = 15, x बराबर 135 हो गया। ठीक है, अब 15x बराबर 135 हो गया तो x की वैल्यू निकाल लो। लो
15 से इसको काटो, 15 9 135, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो भाई हमारे पास में x की वैल्यू 9 आ गई है, ठीक है। आप पूछ क्या रहे हैं, कह रहे हैं छोटे भाई की उम्र बता दीजिए। तो छोटे भाई की उम्र क्या है, छोटे भाई की उम्र 3 के अनुपात में है, बस 3 में 9 का गुणा कर दो। भाई x का मान 9 आ गया था, ठीक है, और 3, छोटे भाई की उम्र 3 है, 3 में 9 का गुणा करेंगे तो छोटे भाई की उम्र 27 हो जाएगी। बड़े भाई की पूछते तो 5 में 9 का गुणा कर देते, बड़े भाई की उम्र 45 हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों का गुणनफल करोगे तो 135 आएगा, ठीक है ना। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो जैसा उसमें दिया गया वैसा कर लेंगे अपन, ठीक है मेरे भाई। अब अगर आप चाहते तो 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे कि जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। भाई अनुपात में अगर कोई भी चीज़ दी गई हो तो वो उसका मल्टीपल ही आती है, लेकिन जब हमने 3 का मल्टीपल चेक किया तो केवल एक ऑप्शन जा रहा था, केवल ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये सारे के सारे 3 का मल्टीपल था, इसलिए पूरा हमको सॉल्व करना पड़ा था। और जैसा उनने बोला था वैसा हमने कर दिया, अनुपातों का आपस में गुणा कर दिया, क्योंकि बोल रहे हैं कि उनके उम्र का गुणनफल 135 है, यानी इस अनुपात का सीधे सीधे गुणा करके एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान हमको 9 मिल गया, 9 का मान हमने छोटे भाई की उम्र में यानी 3 में गुणा कर दिया तो उसकी उम्र 27 पता चल गई, और उसमें 5 में अगर हम गुणा कर देंगे तो 45 जो है वो बड़े भाई की उम्र पता चल जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक गड़बड़ी इसलिए हो गई है कि भाई अगर x मानेंगे तो दोनों का मानेंगे ना। हाँ सही 9 वर्ष इसका आंसर होगा। छोटे भाई की उम्र पूछेंगे तो 9 वर्ष होगा, कैसे होगा वो देखो हम बताएं। देखो भाई यहाँ पर अगर 3x और 5x मानेंगे तो दोनों के साथ में x लगाएंगे ना, देखो 3x इंटू 5x, ठीक है, बराबर 135, ठीक है। अब इसका गुणा करो, 5 3 15, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर 135, है ना। जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गई। अब एक्स स्क्वायर का मान निकालो, एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे 15 से 135 कटेगा कितनी बार, 9 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई है। अब जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा। अब यहाँ से एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 9 को जब बाहर निकालोगे तो 9 एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 3 आ गई है मेरे भाई। अब रख दो, अब 3 में जब 3 का गुणा करोगे तो 9 आ जाएगी, 5 में जब 3 का गुणा करोगे तो 15 आ जाएगी, ठीक है ना। यानी बड़े भाई की उम्र 15 वर्ष, छोटे भाई की उम्र 9 वर्ष, और इनका गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर अभी गुणा करते, मान लीजिए एक की 27 आ रही थी, एक की 45 आ रही थी, इसका गुणा करोगे तो 135 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो फिर जल्दबाजी में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी बोलते हैं। दोबारा से हमने इसीलिए सॉल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स मान गए थे, एक एक्स नहीं, दोनों के साथ में एक्स मानेंगे, ठीक है। जब दोनों के साथ में एक्स मान करके गुणा करेंगे तब ये आपका जो है बराबर आएगा, ठीक है मेरे भाई। भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो फिर बाद में एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो छोटे भाई की 9 और बड़े भाई की 15 जो है सही आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया, जल्दबाजी में हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वह 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य नहीं है, नहीं शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो कौन सी 4 से नहीं कट रही है। 48 तो कटेगी 12 बार, 12 चौक 48, हाँ सर। 94 कटेगी क्या, 94 से 4 से भाग देकर के देखें तो 94 नहीं कटेगी, क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8, एक बचेगी 14 हो जाएगा, 14 4 से कटता नहीं है, तो 94 नहीं कटेगी। बाकी 24 भी कट जाएगी और 72 भी कट जाएगी 4 से। कह रहे कौन सी ऐसी संख्या जो 4 से नहीं कटेगी, तो वो आपका 94 हो जाएगा। ये वाला समझ में आ गया ना भाई। जल्दबाजी में गलती हो गई थी, उसके लिए हमने सॉरी भी बोल दिया, दोबारा भी आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। जब भी आपको अनुपात में दिया गया हो और अगर x लगा रहे हो तो दोनों के साथ में x लगाना मेरे भाई, ठीक है ना, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 94 आ गया, जो 4 से नहीं कटेगा। चलो प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता से पूछा गया है। देखो हम जानते हैं भाई कि 365 दिनों में कितने 53 सप्ताह होते हैं, 53 सप्ताह होते हैं, ठीक है ना। अब 52 सप्ताह में 52 सोमवार आ जाएंगे, तो 52 को तो अलग कर दो, 52 सप्ताह में 52 सोमवार आ गए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये 52 को हमने उठा करके अलग कर दिया। अब कितने दिन बचे, अब 7 दिन बचे। ये जो लास्ट वाले 7 दिन हैं उसी में से एक दिन सोमवार पड़ेगा, है ना, तो 1/7 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। यानी 7 दिन में से एक दिन सोमवार पड़ेगा तो 1/7 प्रायिकता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा भाई एक साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता बताइए। तो हम जानते हैं भाई एक साधारण वर्ष जो गैर लीप वर्ष होता है 365 दिन उसमें होते हैं, ठीक है। यानी कि भाई 364 दिन आएंगे उसमें, 364 तो दिन आएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। अब ये एक दिन जो बचा है ना, ये इन 7 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है। कौन सा 7 दिन भाई, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, इसमें से कोई भी दिन सोमवार हो सकता है। यानी कि 7 दिन में से कोई भी एक दिन सोमवार हो सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/7 आ जाएगी। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, यानी 364 दिन में तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, सप्ताह पूरे के पूरे आ जाएंगे, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, वो एक दिन इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, तो 1/7 आंसर इसका आएगा। चलो 17 नंबर देखो,
देखो 17 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। चलो पहले आप सॉल्व करो, फिर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखो इसके लिए सीधा सीधा सूत्र होता है, सीधे सीधे आपको ट्रिक ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर बेचने की बात की जा रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमको दे रखी है कितनी, 720 रुपये, 720 है ना, हाँ 720 रुपये। अब देखो 17 गेंद है, इधर 5 गेंद है। जब भी नुकसान होता है, नुकसान जब भी हो तो भाई इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देना तो विक्रय मूल्य आपका निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य पैसे में 720 रुपये दिया है, यहाँ गेंद में इसको माइनस करके हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो 17 में से 5 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 गेंद का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपये आ गया है। ठीक है, जब भी नुकसान हो तो घटा देना है, फायदा हो तो जोड़ देना है। यहाँ पर नुकसान हो रहा था, देखो कह रहे हैं नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो बस घटा दो सीधे सीधे। 17 में से 5 गई, 12 बची, 12 गेंद बराबर 720, तो एक गेंद का मूल्य निकाल लो भाई। एक गेंद का मूल्य कैसे निकालेंगे, 12 का भाग 720 में दे दो, 12 छंगे 72, 60 रुपये एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लो, कह रहे हैं भाई 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के चक्कर मत पड़ो, ये देखो क्या दिया है सर, पहली बात तो नुकसान दिया है और दूसरी बात विक्रय मूल्य दिया गया है हमको, तो बस हमको विक्रय मूल्य ही निकालना है। पैसे में विक्रय मूल्य 720 रुपये दिया गया था और गेंदों में विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे घटा करके, क्योंकि नुकसान हो रहा है तो घटाएंगे। तो 17 पहले दिया था, 5 ये दिया है, 17 में से 5 घटाएंगे 12 आ जाएगा। 12 एक्स बराबर 720, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 12 छंगे 72, यानी 60 रुपये आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है। अगर आप एक गेंद का मूल्य 1 रुपये मानकर निकालते हैं तब भी आपका यही आंसर आएगा। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 36 है। हाँ ये रहा, दो संख्याओं का योग 36 यानी a प्लस बी का मान कितना दिया है, 36 दे रखा है। ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तन यानी एचसीएफ और एलसीएम कितना है, 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्यतक्रमों का योग बताना है, यानी कि 1/a प्लस 1/b आपको बताना है। अब देखो एक नियम होता है, पहले आप सॉल्व कर लो, है ना, सॉल्व कर लिया आपने, उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। एक नियम होता क्या कहता है कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो उन संख्याओं को ए और बी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल यानी कि 3 गुणा 105, ये अलग लिख लो, ये किसके बराबर होगा, ए इंटू बी के बराबर होगा। इसको अलग निकाल करके रख लो, ये आगे आपके काम आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसका मान अपन को निकालना है 1/a प्लस 1/b का मान निकालना है, जो कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, उल्टा इसका, है ना। तो भाई a का उल्टा क्या होगा, 1/a होगा, b का उल्टा क्या होगा, 1/b होगा। इसको सॉल्व करो, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा a इंटू बी आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका b प्लस a आ जाएगा। अब b प्लस a लिख लो चाहे a प्लस b लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दो, तो a प्लस b का मान कितना दिया गया है, शुरू में दिया है a प्लस b का मान कितना, 36, वो देखो ऊपर दिया है 36, है ना, a प्लस बी का मान 36 है, ये निकाल के रखा था a प्लस बी का मान 36, तो a प्लस बी का मान 36 ऊपर लिख लिया। a इंटू बी का मान कहाँ पर दिया है, a इंटू बी का मान ये हमने निकाला, a इंटू बी कितना निकाला, 3 इंटू 105, तो 3 इंटू 105 यहाँ पर आ गया। बस अब अपना आंसर आ जाएगा। 3 से काटो इसको, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, 12/105। इसको और छोटा करो, 3 से काट कर फिर छोटा कर दो, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 4/35 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई समझ में या फिर से समझाएं, फिर से समझ लीजिए, बस थोड़ा वीडियो लंबा होगा और क्या है ना, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 36 है, यानी a प्लस बी इन्होंने 36 दे रखा, तेजी से बताते हैं। ठीक है, हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर a इंटू बी होता है, तो एलसीएम कितना दे रखा, 3 इंटू 105, ठीक है, बराबर a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है ना, हमको कह रहा है इनका व्युत्क्रम का योग बताइए। व्युत्क्रम का अर्थ होता है एक, मतलब इसका उल्टा, तो 1/a प्लस 1/b का मान हमसे पूछा है, हमने निकाला एलसीएम। ठीक है, हमने निकाला एलसीएम, तो ए बी एलसीएम आया, एलसीएम सॉल्व किया, ऊपर a प्लस बी आ जाएगा। अब सीधे सीधे मान रख दिया, a प्लस बी का मान हमने निकाल रखा था 36, a इंटू बी का मान 3 इंटू 105 निकाल रखा था। बस जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4/35 हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कह रहे हैं दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन करेंगे, तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, यानी कि ऊपर दोनों का गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ करके लिख दो, यानी 10 आ जाएगा नीचे और यहाँ पर 15 आ जाएगा, दोनों का गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ दो, 10 और 15 जोड़ो कितना, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 से काटा इसको 3 बार, 2 गुणा 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा, 6 डे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, 7 नंबर पर चलते हैं। बाकी एक एक दिन करके निकालना चाहोगे तो ये पूरा सॉल्यूशन एक एक दिन वाला भी हमने आपको बता दिया है। चलिए
फिर से बता दें इसको, ये ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है कि जब भी आपको ए और बी का काम निकालना है, अलग अलग दिया गया है, तो एक काम कर दो, ऊपर दोनों को गुणा में लिख दो और नीचे दोनों को जोड़ करके लिख दो। ये आपका दोनों का काम एक साथ में निकल करके आ जाएगा। ऊपर दोनों को गुणा में लिखा यानी 10 लिखा, फिर 15 लिखा, नीचे दोनों को जोड़ा तो 25 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 से 15 काटा 3 बार गया, 2 और 3 का गुणा किया 6 आ गया। ठीक है, चले चलो देखो, ये तो हमने कल ही आपको कराया था। कल या परसों हमने जो मैथ की जो आपका 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज चालू की है, उसमें ये क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर जो है किसी वस्तु की कीमत दी गई है, वहाँ पर इसको जो है SICI में पूछा गया था। कह रहे किसी वस्तु की कीमत पहले 20% वृद्धि की गई, फिर 20% कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसके लिए हमने आपको बताया कि जब कमी की जाए, पहले वृद्धि की जाए फिर कमी की जाए, तो फाइनल क्या होगी, फाइनल कमी होगी, यानी फाइनल उसमें हानि होगी। ठीक है, पहले 20% की वृद्धि कर रहे हैं, फिर 20% की कमी कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा ट्रिक होती है, बस इसी का स्क्वायर कर दो जो संख्या दी गई है, यानी x² कर दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं भैया, x यानी 20, 20 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, ये प्रतिशत में निकल करके आ जाएगा, लेकिन कैसे, माइनस लॉस होगा। 20 का वर्ग किया 400 आ गया, 100 का भाग दिया, 100 का 400 भाग देंगे 4 बार जाएगा, माइनस के 4% हो जाएगा, यानी कि 4% की हानि होगी। तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला देखिए, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, उसे 75 रुपये अधिक पर बेचा होता। अगर उसने 75 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखो इसकी भी एक सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, देखो 75 रुपये दिया गया है, तो रुपए को सामने लिख दो 75। ठीक है, लिख दिया। कह रहा है कि 10% अगर हानि पर बेचता है, यानी पहले उसको 10% हानि पर बेच रहा था। ठीक है, अब क्या कर रहा है, अब उसे 5% लाभ पर बेच रहा है। यहाँ पर 5% लाभ पर बेच रहा है। जब भी ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी पहले हानि हो रही है फिर लाभ हो रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 15x हो जाएगा। 10 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ठीक है, 15x बराबर 75। अब x का मान निकाल लो, 15 5 75, यानी x का मान 5 आ गया है। कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। प्रत्येक वस्तु शुरुआत में अपने आप का 100% होती है। ठीक है, तो 100 में 5 का गुणा करेंगे, 500 आंसर निकल करके आ जाएगा। कहाँ पर है 500, ऑप्शन नंबर सी में है। फिर से इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करें तो बता देते हैं भाई, कोई वस्तु जो CP है, कोई भी वस्तु अपने आप का हमेशा 100% होती है। तो वस्तु की कीमत शुरू में कितनी थी, 100 रुपये थी। ठीक है, एक दुकानदार वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितनी बेच रहा है, 90 पर बेच रहा है। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर उसको 75 रुपये अधिक में बेच दिया होता ना, तो उसे 5% का लाभ हो जाता। मतलब कि कितने का लाभ हो जाता, 5% का, यानी 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105 रुपये का लाभ हो जाता उसको। अब जब इसको घटा करके निकालोगे तो घटा कर निकालो, 105 में से 90 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, और यही 15 किसके बराबर हो जाएगा, 75 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे तो वही मान निकल के आएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 5 का मान जब हम 100 में गुणा करेंगे तो 500 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे ध्यान रखो कि अगर पहले हानि हो रही बाद में लाभ हो रहा हो तो दोनों को जोड़ करके उसके मान के बराबर रख देना। ठीक है, ऐसे भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपका समय बचाएंगी, और क्योंकि ये सिंपल सवाल है इसलिए ट्रिक पर काम कर रहे हैं। अगर कठिन सवाल होता तो कॉन्सेप्ट पर ही जाते, क्योंकि फिर बाद में कठिन सवालों में ये ट्रिक वहाँ पर प्रेशर में फिर ध्यान नहीं आती है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया ना क्या क्या करना है। पहले हानि बाद में लाभ, दोनों को जोड़ दो। पहले हानि बाद में हानि, दोनों घटा दो। पहले लाभ बाद में लाभ, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ट्रिक्स होती हैं। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 9 नंबर पर चलते ही कह रहे हैं कि सिंपल सवाल है, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। भाई दोगुनी कब होगी, जब उसको उतना ही ब्याज मिल जाएगा। यानी कोई धनराशि 100 रुपये थी, ठीक है, अब इस पर 100 रुपये ब्याज मिल जाता, यानी 100 रुपये अगर ब्याज मिल जाता तो ये कितनी हो जाती, 200 हो जाती, यानी अपने आप की डबल हो जाती। ठीक है, तो सिंपल जो PRT वाला सूत्र होता है उसी में रखेंगे। SI बराबर क्या होता है, SI बराबर सर PRT अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब यही ब्याज तो मिलेगा, बाद में यही ब्याज इस प्रिंसिपल में जुड़ करके टोटल राशि बन जाता है, जिसे मिश्र धन कहते हैं। तो भाई मान लो प्रिंसिपल 100 रुपये है, ठीक है, अब ये डबल कब हो जाएगा, जब इस पर 100 रुपये का ब्याज और मिल जाएगा, तो ये जुड़ करके डबल हो जाएगा। ठीक है, अब रेट कितनी दे रखी है, कह रहा है कि रेट दे रखी है 10। ठीक है, अब टाइम आपसे पूछ रखा है, बस 100 का भाग दे दो, लो आपका आंसर आ जाएगा। इस 100 से पूरा 100 कट जाएगा और इस 10 से ये 10 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 10 वर्ष, यानी T बराबर 10 वर्ष आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सिंपल प्रश्न है, MPSI में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़िए 10 नंबर पर चलिए। 10 नंबर कह रहे हैं 4000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के CI और SI के बीच का अंतर आपको जो है पूछा गया है। ठीक है, तो CI SI के अंतर का सूत्र क्या होता है, 2 वर्ष के लिए आपको बताया था, 2 वर्ष के लिए होता है CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये सीधा सीधा सूत्र होता है, मान रख दो, आंसर आ जाएगा। CI SI का अंतर हमसे पूछा, मान लो x है। ठीक है, P का मान कितना दे रखा सर, 4000 रुपये दे रखा, तो 4000 लिख दिया।
रेट कितनी दे रखी है, रेट 5 दे रखी है, 2 बार लिख दो 5, एक बार 5 लिख दो, एक बार 5 रख दो, क्यों, पी आर स्क्वायर है, ठीक है ना, अपॉन 100 का स्क्वायर 2 बार 100 लिख दो, लो 2 बार 100 लिख दिया। अब काटा पीटी मचा दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया, लो 1 जीरो से 1 जीरो और चला गया, 5 से 10 को काटा 2 बार जाएगा, 2 से 4 को काटा 2 बार जाएगा, यानी 5 दूनी 10 रुपये सही आंसर आ जाएगा भाई। एक 5 यहाँ पर बचा, एक 2 यहाँ पर बचा, दोनों का गुणा करेंगे 10 रुपये, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 10 रुपये आएगा। ये पूरा सॉल्यूशन हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलो सीधे ध्यान रखना, जब भी 2 वर्ष का पूछा जाए तो पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। जो मान दिया है एस आई माइनस सी आई, वो मान यहाँ पर फिट कर दोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। 11, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपसे पूछ रहे हैं। सीधे सीधे सूत्र लगाओ। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है सर, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2l + b, ये आयत के परिमाप का सूत्र होता है। कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 40 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, लंबाई दे रखी, कितनी लंबाई का मान 12 दे रखा है, चौड़ाई x मान लो भैया आंसर आ जाएगा 12 + x = 20। अब x को एक तरफ कर लो और संख्याओं को उस तरफ ले जाओ, 12 को उधर ले जाओगे तो 20 में से 12 जाए कितने बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि जो उसकी चौड़ाई थी कितनी थी, 8 सेंटीमीटर थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एप्टेक बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछती मैथ के, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो लटकाती किस में है, लटकाती है जी के जीएस में और साइंस में, ठीक है ना। रीजनिंग भी सिंपल पूछेगी, रीजनिंग मैथ एप्टेक सिंपल पूछती है, साइंस और जी के जीएस में निपटाती है। तो वही काम आपके लिए कर रहे हैं, साइंस और जी के जीएस को अच्छे लेवल का लेकर के चल रहे हैं। चलो देखो भाई, आज ये मुझे लग रहा है 2 घंटे के पार जाएगी क्या वीडियो, 103 मिनट की हो गई है ना। बीच में छोड़ करके मत भागना मेरे भाई, ठीक है। देखो कह रहे 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को पार करने में कितना टाइम लगेगा। भाई पहले ये देखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और हमसे सेकंड में आंसर दिया है, यानी कि आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, मीटर प्रति सेकंड बदलना हो, कुछ मत करना, 5/18 का गुणा कर देना, बस कर दो भैया। 18 से काटेंगे, 18 चौक 72, 5 चौक 20 आ गया, ठीक है। अब ये 20 हमको मिल गया है, क्या इसकी स्पीड मिल गई है 20 मीटर प्रति सेकंड। अब निकाल सकते हो, अब यहाँ पर स्पीड आप इसकी निकाल सकते हो, ये क्या टाइम है हमको क्या मिल गया, 20 मीटर प्रति सेकंड मिल गया है, ठीक है। स्पीड ऊपर क्या दी है हमको, लंबाई दी गई है। अब अगर हमसे टाइम पूछे तो क्या करेंगे, टाइम में सीधे इसका भाग दे दो, मतलब स्पीड का भाग सीधे लंबाई में दे दो। तो 150 मीटर है और 20 मीटर प्रति सेकंड हमने निकाल रखा है, 0 से 0 खत्म, 2 से 15 में भाग दोगे तो 15 का आधा 7.5 होता है, 7.5 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, बस देख लेना किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा मेरे भाई। चलो 13 नंबर देखो, 13 नंबर कह रहे हैं 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 20 है। हमने आपको बताया था औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। अब आपको अगर विषम संख्या दे रखी, विषम नंबर दे रखे हैं तो बस बीच में 20 लगा दो, 2 इसके आगे लिख दो, 2 इसके पीछे लिख दो। क्या कह रहे हैं, लगातार सम संख्या है, यानी सम संख्या आपको आगे पीछे लिखनी है। तो एक तो 20 ही हो गई, 20 के आगे अगली सम संख्या कौन सी होगी, 22 हो जाएगी। 22 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होगी सर, 24 हो जाएगी। इधर पीछे चलो, पीछे चलोगे तो 20 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 18 हो जाएगी। 18 से पहले सम संख्या क्या होगी, 16 हो जाएगी। अब देखो क्या पूछ रहे हैं भाई, आपका आंसर होगा, कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24। तो 24 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं है, आपको तो भाई ऑलरेडी औसत दे रखा है और हमने बता रखा है औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। तो 2 इधर बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दो, और जो आपसे पूछा आप बता दो। अगर छोटी संख्या पूछते तो 16 आंसर हो जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 इसका सही आंसर है। 14 नंबर देखो, 14 नंबर कह रहे हैं दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% कर दीजिए, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है भैया। मिला देते हैं, देखो मिश्रण है 40 लीटर, इसमें 36 लीटर क्या हो जाएगा, 36 लीटर आपका क्या हो जाएगा भाई, 10% पानी है। पानी अगर 10% है मतलब कि 40 का 10% 4, तो 4 लीटर पानी है, 36 लीटर दूध है, ठीक है। मिल्क 36, पानी 4, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब ये यहाँ पर 10% है, कह रहे हैं इसको 20% कर दो। तो भाई 20% करने के लिए पानी मिलाएंगे, है ना, पानी मिलाएंगे 20% करने के लिए, पर जो दूध है वो तो उतना ही उतना रहेगा ना। तो अगला जो बिलियन है, अब अगर उसमें 20% पानी हो गया तो 80% दूध हो जाएगा। तो भाई 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी, क्योंकि दूध तो उतना ही रहेगा, 36 लीटर ही रहेगा, है ना। 36 हो जाएगी 80%। तो अब यहाँ से 100% निकाल लो। 100% कैसे निकालेंगे भाई, हमको ये पता चल गया। देखो इन्होंने क्या किया था, पहले 10% पानी था, इन्होंने कहा नहीं भैया पानी को हम 20% करेंगे। अगर पानी को 20% करेंगे तो पानी मिलाना पड़ेगा, दूध तो नहीं मिलाओगे। तो दूध पहले भी 36 था, आज भी 36 है, लेकिन पहले दूध कितना था, 90% था, क्योंकि 10% पानी था। अब दूध कितना है, अब दूध 80% रह गया, क्यों, क्योंकि 20% पानी हो गया। तो 80% की वैल्यू 36 आ गई। 100% की वैल्यू निकाल लो, नीचे 80 गुणा 100, तो टोटल अपन को मिक्सचर मिल जाएगा। जब टोटल मिक्सचर मिल जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने कितना पानी मिलाया है। काटो, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से काटा कितनी बार जाएगा,
4 से काटोगे 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 9 गुणा 5 करो कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, यानी अब जो पूरा मिश्रण है वो कितना हो गया, 45 लीटर हो गया है, ठीक है। तो पहले कितना था, पहले 40 था, अब कितना हो गया, 45 हो गया। भाई दूध तो उतना ही उतना है जितना पहले था, दूध उतना अब है। तो फिर मिला क्या इसमें, इसमें मिला है पानी। कितना मिला है, 40 से 45 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 5 लीटर। तो पानी हमने मिलाया और कितना मिला है, 5 लीटर पानी मिलाया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन आपको देखना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़े 15 नंबर, देखो ये तो सिंपल सा है, कह रहे हैं एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x बराबर अगर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बता दीजिए। जब भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जाए और सामने मान दिया हो तो कुछ नहीं करना, बस इसी 4 का जो सामने मान दिया है उसी का स्क्वायर कर दो और उसमें से 2 घटा दो। तो 4 का स्क्वायर किया 16, 16 में से 2 घटाए 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है ट्रिक है सीधी सीधी कि जब भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे तो सीधे स्क्वायर करके 2 घटा दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ये आज के 100 प्रश्न थे, कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और ये आप देख सकते हो जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या रिएक्शन है। ये है जागृति शर्मा जी, इन्होंने पुलिस कांस्टेबल के नोट्स लिए थे 2025 वाली वैकेंसी में, ठीक है। और आप देख रहे हो पुलिस की वर्दी इनके ऊपर चढ़ गई है, यानी कि इनका सिलेक्शन हो गया है और हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स की मदद से हुआ है। ये ग्रुप का नाम भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। इनका क्या कहना है, सर अब एसआई के नोट्स लेना है, एमपी पुलिस में जो है इस बार सिलेक्शन हो गया है आपकी मदद से, अब हमें एसआई बनना है, सर एसआई बनवा दो। तो फिर इन्होंने 199 रुपये में एमपी एसआई के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं। जिस तरह से आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल में सफलता मिली है, उम्मीद करते हैं अगली बार जब आपका फोटो देखेंगे आपकी वर्दी पर 2 स्टार लगे रहेंगे, ये हम भगवान से कामना करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपका भी सिलेक्शन होगा जो लोग नोट्स परचेज करके पढ़ाई करेंगे। ये कृषि विस्तार अधिकारी के नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के, एक भाई ने टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स लिया है। उनका क्या कहना है नोट्स पढ़ने के बाद में, सर क्या गजब के नोट्स बनाए हो, मजा आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये एक बहन है, इनकी सेकंड रैंक आई है, अभी जो है एमपी एएसआई सूबेदार का रिजल्ट आया है। इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी की थी और यहाँ पर इन्होंने खुद बताया कि यस सर आपके नोट्स और वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली थी। एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया है, एमपी एसआई में 13% में है और एएसआई सूबेदार में सेकंड रैंक आई है। 3 जॉब क्रैक कर दी मेरे भाई, ठीक है ना। तो धन्यवाद बहन, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। 13% का रिजल्ट आ जाएगा, आपकी वर्दी पर 1 स्टार से 2 स्टार हो जाएगा, यही भगवान से कामना करते हैं। आप लोगों का भी इसी तरह से सिलेक्शन हो सकता है अगर आप मन लगा करके तैयारी करेंगे। बचा हुआ समय सदुपयोग कीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी 50 प्रश्न रीजनिंग के हम लेकर के आ रहे हैं। एमपीएसबी के जो एग्जाम्स में पूछे गए रीजनिंग के ओरिजिनल प्रश्न है, रियल जो एमसीक्यू हैं, वो आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।